अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। रेड विदक्सा में खुश आमदीद। आज मैं हाजिर खिदमत हूँ महाद रक्षा बाय फातिमा लगारी का 10th एपिसोड लेकर। तो अब चलते हैं एपिसोड की जानिब। अगले दिन सुबह में अमर उसे यूनिवर्सिटी छोड़ गए थे। कह दिया था कि जब आना हो उन्हें मैसेज कर दें। गुज़िश्ता चंद दिन वो जिस जहनी दबाव का शिकार रही थी, उसके असरात उसके लेक्चर्स और प्रोजेक्ट में भी नजर आए थे। खुद को मसरूफ रखने के लिए काम तो बहुत किया था, मगर अब जब पीछे देखा तो कुछ भी ढंग से नहीं हुआ था। आज सारी फिक्र, सारी परेशानी बालाए ताक रख दी थी। एक कप कॉफी चढ़ाकर वो अपने केबिन नुमा ऑफिस में आ गई। आज 2 ही लेक्चर्स थे। उसने प्रोजेक्ट पर काम करने के साथ साथ आगे पीछे 2 लेक्चर्स लिए और यूं शाम के 6 बज गए। 6 बजे उसने अमर को मैसेज किया था, कहाँ है, लेने आए। उसे जवाब के लिए मुश्किल से 2 मिनट इंतजार करना पड़ा था। 5 मिनट में खानम। 5 मिनट बाद वो यूनिवर्सिटी के गेट की तरफ बढ़ गई थी। दरवाजे पर खड़े चौकीदार से पूछा तो मालूम हुआ कि गाड़ी आ चुकी है। वो बाहर निकल आई। दाएं बाएं देखा तो सिया रंग की ग्रैंडी नजर आई। अमर की गाड़ी का नंबर तो याद था। ये गाड़ी कतन अजनबी थी, देखी भी होगी तो जहन में नहीं थी। काली शीशों से अंदर का मंजर भी नजर नहीं आ रहा था। वो गुमगु की कैफियत में हैंडबैग से अमर को कॉल करने के लिए मोबाइल निकालने लगी थी कि गाड़ी की अगली बत्तियां जली, फिर बुझी। वो इशारा समझती हुई गाड़ी की तरफ चल पड़ी। आगे बढ़कर पैसेंजर का दरवाजा खोला तो ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए शेरदिल पर नजर पड़ी। खुशगवार हैरत उसकी आंखों में उतरी थी। तुम कब आए शेरदिल? बस 3-4 घंटे कबल। खान ने कहा आपको ले आऊं तो हाजिर हो गया। वो भरपूर मुस्कुराहट मुस्कुराया था। अलमीरा दरवाजा बंद करके पिछली निशित की तरफ बढ़ गई। वो बैठी तो शेरदिल ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। एक हाथ स्टीयरिंग व्हील पर टिकाए, दूसरे से उसने रेयर व्यू मिरर ऊपर कर दिया। शेरदिल अलमीरा का बहुत अच्छा दोस्त था, लेकिन जो हदूद उसने पहले दिन से किसी भी लड़के के लिए मुकर्रर कर रखी थी, शेरदिल भी उन्हीं के दायरे में रहता था। वो अमर के अलावा किसी के साथ पैसेंजर सीट पर नहीं बैठती थी, तो उनके अलावा हर शख्स पर लाजिम था रेयर व्यू मिरर को ऊपर कर देना। जब आगाजान उसे हवेली लाए थे, तो जहाँ उसने अमर और शेरदिल से बहुत सी बातें सीखी थी, वहीं कई बातें उन्हें सिखाई भी थी। लड़कों वाला घर था। कभी भी किसी भी कोने से शॉर्ट्स पहने शेरदिल या बनियान में मलबूस अमर बरामद हो जाते थे, लेकिन उसके आने के बाद से दोनों बटन शर्ट का दूसरा बटन भी बंद रखने लगे थे। वो दोनों छोटी है कहकर बचना भी चाहते थे, तो अदीना की एक घुरी उन्हें अच्छे लड़के बना देती थी। घर के माहौल का नतीजा था कि उसे बेहद बुरे लगते थे वो लड़के जो किसी भी हुलिया में अपने कमरों से निकल आते थे। उसने तो अमर जैसे मर्द देखे थे जो गिरेबान खुला रखते थे, न बनियान में कभी अदीना तक के सामने आए थे। उसने शेरदिल को देख रखा था, जो रेयर व्यू मिरर ऊपर कर देता था। अमर कभी कभार मरोबत में अपनी किसी कजन या जान पहचान वाली किसी लड़की को लिफ्ट दे देते थे, लेकिन जिस दिन शेरदिल को ड्राइविंग सीट पर देखकर अलमीरा ने पैसेंजर सीट छोड़ी थी, उस दिन से ही अमर ने पैसेंजर सीट पर अलमीरा के सिवा किसी दूसरी लड़की को बैठने नहीं दिया था। तबीयत कैसी है आपकी? पीछे कोई मसला तो नहीं हुआ? गाड़ी हमवार शाहरा पर दौड़ने लगी थी। ठीक था सब, सर सीट पर टिकाए हुए जवाब दिया गया। मैं आपको बता कर जाता, मगर हालात ही ऐसे हो गए थे। जैन को कॉल आई तो अंधाधुंध भागा वो। मेरे आवाज देने पर भी नहीं रुका, तो उसके पीछे जाना पड़ा। शुक्र है चला गया, वरना बहुत बुरे हादसे का शिकार होता ये। गाड़ी उल्टने लगी थी कि मैं वक्त पर पहुंच गया था। चोटें आई, मगर खुदा का शुक्र है कि ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। वो तफसील बताने लगा था। अलमीरा तवज्जो से सुनती रही थी। सारे रास्ते वो बोलता रहा, उसे भी सवाल पूछकर गुफ्तगू में शामिल करता रहा। 15 मिनट बाद गाड़ी घर के मरकजी दरवाजे से अंदर दाखिल हुई थी। पोर्ट्स में ताया और अमर की गाड़ियां पहले से मौजूद थी। वह हैंडबैग उठाकर गाड़ी से निकल आई। निगाह सामने से आते अमर पर पड़ी, जो हैंगर में लटके कपड़े उठाए घर के अंदरूनी दरवाजे से निकले थे। उसे देखकर गर्मजोशी से मुस्कुरा दिए। आ गई आप? वो उसके बराबर से गुजरते हुए अपनी गाड़ी की तरफ बढ़े। पिछली सीट का दरवाजा खोलकर कपड़े एहतियात से वहां रखे, फिर मुड़कर उसे देखा, जो सरापाए सवाल बनी खड़ी थी। हिजरत करना पड़ेगी आपको, कोल्हों पर हाथ रखे बताया गया। उसके माथे पर बल नमूदार हुए थे। तफसील दरकार थी। अदीना आ रही हैं, मेरे घर चल रहे हैं हम। बिल्कुल तकलीफ न देता तुम्हें, लेकिन अदीना को मैं यहाँ लाऊंगा नहीं और तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। सिर्फ अदीना ही नहीं, अमर अलमीरा के सिवा किसी को यहाँ नहीं आने देते थे। आगाजान ने खुद पर उस घर की दहलीज हराम कर ली। किसी और को अमर ने इजाजत नहीं दी। हवेली के मुलाजमों से लेकर आगाजान के रिश्तेदारों तक सब पर यहाँ आना ममनू ठहरा था। और इस वक्त जैसे अदीना यहाँ नहीं आ सकती थी, वैसे ही वो अमर के घर नहीं जा सकती थी। अकेले थोड़ी थे वहाँ। मैं यहाँ अकेली रह लूंगी। उसकी मिनमनाहट पर अमर ने आबरू उचकाए हुए उसे देखा। पता है नहीं मानूंगा, तो एनर्जी क्यों जाया कर रही हो अपनी? मैं आपकी दूसरी बीवी के साथ नहीं रह सकती, मरवर जाएगी वो मेरे हाथों से। बैठे बैठाए आपके बच्चे बिन माँ के हो जाएंगे। वो तनक गई थी। अमर ने भी इख्तियार गर्दन गिराकर ठंडी सांस भरी थी।
अपनी तरफ से वो हर बार मामला सुलझा कर जाते थे, लेकिन शायद कोई ऑब्जेक्शन थी उसे उनकी नाम निहाद दूसरी बीवी से। पहले को तो संभाल ले वो। जाओ पहले तैयारी करो, फिर दोनों साथ मिलकर उसका किस्सा खत्म करते हैं आज। आप? मीरा? उसके नाम पर जोर देकर संजीदगी से उसे देखा। अलमीरा ने मुंह बसोरा था। उन्हें ऐसा क्यों लगता था वो कहेंगे मीरा तो वो चुप कर जाएगी। वो तो आसपास खड़े मुलाजमों का लिहाज करके खामोश हो गई थी, वरना डरती थोड़ी थी वो उनसे। मैं थकी हुई हूँ, फिर से सामान नहीं बांध सकती। सर झुकाकर हाथों को देखा। मैं ले आऊंगा, आप बस गाड़ी में बैठने की सहमत फरमा ले। उसने पहले 4 कदमों के फासले पर खड़ी हुई उनकी गाड़ी को देखा, फिर उन्हें। उनकी बीवी के साथ एक छत तले तो वो मर कर भी नहीं रहेगी। मैंने आज लगातार 4 घंटे खड़े होकर लेक्चर्स दिए हैं, मुझ में बिल्कुल हिम्मत नहीं है वहां तक जाने की। अरे मेरा सदा का थका हुआ भालू, खादिम है ना आपके पास? वो 2 कदम आगे आए थे, अली मेरा बिदक कर 4 कदम पीछे हटी थी। वहीं रुक जाएं। अमर मुस्कुराहट दबाए हुए वहीं रुक गए। मुझसे 40 फीट दूर रहा करें आप, वरना जान से मार दूंगी। उसके गाल तब उठे थे। घबराहट को गुस्से में चबाती हुई वो लंबे लंबे डग भरती हुई घर के अंदरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गई थी। अमर ने मुस्कुराते हुए सर झटका था। बहुत अच्छा लगता है जब अलमीरा आपको नाको चने चबवाती है। कोई तो है जिसने आपको दबा कर रखा है। सारा तमाशा देखता हुआ गाड़ी से टेक लगाकर खड़ा शेरदिल मुस्कुराया था। मुझसे नहीं संभलती ये लड़की शेरदिल। उनके बेबसी से कहने पर शेरदिल दिल से हंस पड़ा। और जब यही लड़की मुयस्सर नहीं थी तो आपसे जिंदगी नहीं कटती थी। हाँ, अब दिल लगा रहता है। गर्दन पर हाथ फेरते हुए वो खफीफ सा मुस्कुराए। शेरदिल उनसियत से उन्हें देखे गए। एक अमर वो थे जो काम के अलावा दूसरी बात नहीं करते थे, कसा के यूं बात बेबात पर मुस्कुराना। एक अमर ये थे जिनका जिंदगी से दिल लग गया था। उसे ये वाले अमर खान अच्छे लगे थे, बहुत अच्छे। हम लोग थोड़ी देर में निकल रहे हैं, तुम भी घर पहुंचो। रास्ते में ग्रोसरी कर लेना, और मेरी गाड़ी को मैकेनिक को देकर आया था खबर, उसे भी देख लेना। उनके कहने पर शेरदिल ख्यालों को झटक कर सर को जंबिश दे गया था। अमर पैंट की जेबों में हाथ डालते हुए अंदर की तरफ बढ़ गए। कमरे में दाखिल होकर उसने हैंडबैग बेड पर फेंका था और खुद रूम फ्रिज की तरफ बढ़ी थी। पानी की बोतल निकालकर मुंह से लगाई। अमर सीधा ड्रेसिंग रूम में चले गए थे। वो पानी पीकर ड्रेसिंग रूम में चली आई थी। अमर नीचे बैठे अपने जूते निकाल रहे थे। कितने दिनों का सामान उठाना है? दिल मारकर पूछा था। 1 हफ्ता शायद, जवाब देकर सर उठाकर उसके चेहरे पर निगाह डाली थी। खफा खफा थकान बोलता हुआ चेहरा। वो खामोशी से ऊपर से बैग उतारने लगी। अमर ने उठकर उसकी मदद की थी। वो बैग में कपड़े डाल रही थी जब अमर कमरे में चले गए थे। वो कपड़ों के बाद मेज के दराजे बैग में उलट रही थी जब अमर वापस आए थे। कॉफी का कप मेज पर रखा, उसने एक निगाह कप पर डाली, फिर अमर पर जो लंबी निशिष्ट वाली सोफे पर बैठ रहे थे। उन्होंने अपने बराबर में खाली जगह थपथपाकर उसे बैठने का इशारा किया था। वो कॉफी का कप उठाकर खामोशी से उनके बराबर में बैठ गई। अमर की निगाहें उसके चेहरे से होते हुए कप पर टिकी। पट्टी में जकड़े हुए हाथ पर टिकी। अंगूठियां उतार दी गई थी। सारी हथेलियां आड़ी तिरछी सफेद पट्टी की जद में थी। जख्म कैसा है? डॉक्टर के पास गई थी? उनके पूछने पर उसने ठहर कर अपने हाथ को देखा। जख्म तो भूल गई थी वो। 2 दिन मेडिकल सेंटर गई थी, फिर अब खुद ही पट्टी कर देती हूँ। थोड़ा गहरा है, पैरामेडिक कह रहा था कि भरने में वक्त लगेगा। जाने क्यों उन्हें लगा कि वो हथेली के जख्म की बात नहीं कर रही थी। बात कभी उस जख्म की थी ही नहीं। निशान तो नहीं छोड़ देगा? वो भी उस जख्म का नहीं पूछ रहे थे। जहाँ इतने वहाँ एक और सही। वो नजरें चुरा गए। वो कॉफी के साथ बहुत सारे तिल की हलक के नीचे उतार गई। अमर कुछ देर खामोश रहे। वो कोई बात करना चाह रहे थे। उसे तो यही लगा शायद संजीदगी से दूसरी बीवी का किस्सा खत्म करने का सोच रहे थे। वो सुस्त रवि से कॉफी के घुट भरती रही। अमर बोलने के लिए अल्फाज ढूंढते रहे थे। फिर उसने उन्हें कहते सुना था, दिल तो यही चाहता था कि मुझे टॉर्चर करने के बजाय तुम सीधे तरीके से मुझसे पूछ लो, लेकिन बहुत जिद्दी हो तुम। अब इससे पहले कि तुम तीसरे से सुनो, मैं खुद बता देता हूँ। उन्होंने तमहीद बांधी और अल्फाज का ऐसा असर हुआ कि वो कॉफी भूलकर उन्हें देखने लगी थी। वो बगौर उसकी आंखों में झांकते रहे। चंद पल खामोश रहे, फिर लब्बा हुए। मैंने दूसरी शादी नहीं की है मीरा। उनकी आवाज कमरे में रखी हुई हर चीज से टकराकर उसके अंदर जम गई। एक ही जुमले की गूंज चारों अतराफ बिखरने लगी। कॉफी के कप पर उसकी गिरफ्त ढीली पड़ गई थी। करीब था वो कप गिरा देती। अमर ने हाथ बढ़ाकर कप उससे लेकर बराबर में रख दिया। वो यकटक उन्हें देखे गई, हैरत से, बेयकीनी से, सदमे से। अपनी इज्जत बचाने के लिए जमान अख्तर लेली को मेरे सर मारना चाहते थे। शहरियार साहब ने अपने हरामी बेटे से सारे हिसाब चुकता करना चाहे। मैं तो टके की इज्जत के लायक नहीं हूँ यहाँ। तो जमान अख्तर की बेटी निकाह में आ रही थी, उससे क्या फर्क पड़ता है कि वो
कॉफी से ज्यादा करवाहट थी उनके लहजे में। उन्होंने बात अधूरी छोड़ दी। लिली का पर्दा कायम रहने दिया। मैं ऑफिशियल ड्यूटी पर था, पीछे ये सब हुआ। मैं बहुत माजरत खा हूँ मीरा, अगर इस खबर ने तुम्हें परेशान किया हो तो। लेकिन वो मंगनी कभी नहीं हुई। वो परेशान नहीं हुई थी, वो मरने को हुई थी। अमर के चेहरे पर ठहरी हुई आंखों के किनारों पर नमी जमा होने लगी थी। वो नमी सांसों में घुलने लगी। इस बार सांस अंदर को खींची तो तकलीफ हुई थी उसे। उन्होंने अपनी बात जारी रखी थी। साफी निकाल दिए, आर्टिकल्स हटवा दिए। वो तकरीब जो कभी हुई ही नहीं थी सबके सहनों से मिट गई। मगर तुम्हें याद रहा? मैं आया था तुम्हें बताने। मैंने तुम्हें बताया था मीरा, यकीन क्यों नहीं किया यार? वो दुख से उसे देखते थे। उसके अंदर बहुत कुछ टूटकर बिखरता जा रहा था। मीरा, इस वक्त यहाँ बैठकर मेरा सफाई देना तुम्हें बनता नहीं है, क्योंकि तुमने सब खुद अखज़ किया। मेरे बताने के बावजूद तुमने मुझ पर यकीन नहीं करने के बजाय किसी भी दूसरे इंसान का यकीन कर लिया। ठीक है, तुमने उनका यकीन किया, लेकिन फिर इतना तो हक जताती कि गिरेबान पकड़कर पूछ लेती। हमारा ताल्लुक, हमारा रिश्ता इतना कमजोर नहीं है जितना तुमने समझ लिया है। एक तरफ तुम मेरी परवाह किए बगैर मेरी जिंदगी का बदतरीन फैसला सुना देती हो, और दूसरी तरफ इतना नहीं होता तुमसे कि पूछ लो तुम्हारी जगह किसी और को देने का सोचा भी क्यों मैंने। बहुत मध्यम आवाज में, बहुत नरम से लहजे में वो शिकवा कर रहे थे, और वो सुन बैठी उन्हें सुन रही थी। दोनों कोहनियां घुटनों पर टिकाए, हाथ बाहम मिलाए आगे को होकर बैठे, वो गर्दन तिरछी किए निगाहों में ढेर सारी शिकायत और खफीले उसे देख रहे थे। वो खामोश रही। अमर ने नजरें उसके गोद में रखे हुए हाथों पर टिकाई। ठंड से लाल होते हुए हाथ बिल्कुल साकिन थे। तुम आज तक मुझे ऑन नहीं कर पाई मीरा। दुनिया ने कभी तुमसे कुर्बानी मांगी, और वो कुर्बानी भले ही बेमायने थी, तुमने सबसे पहले मुझे पीछे धकेला। तुम्हारे लिए मुझे खुद से दूर करना, मुझसे सारे ताल्लुकात तोड़ना हमेशा बहुत आसान रहा है। तुम्हारे खंजर की नोक हमेशा मेरे दिल पर चली है। मैंने जो कहा झूठ ठहरा। दुनिया ने बकवास की, तुम्हारे नजदीक वो कोई मुकद्दस आयत ठहरी, और उस पर ईमान लाना तुम पर फर्ज। अब इसे पागलपन कहूँ या किस्मत की सितम जरीफी, जिंदगी तो तुम्हारे दम से ही मालूम होती है मुझे। दाएं हाथ के अंगूठे से बाएं हथेली को खुरसा गया। वो अपना जख्म उधेड़ने लगी थी। अमर ने कॉफी का कप उसके हाथों में दे दिया था। वो मजबूती से कप थाम गई। गिरफ्त सख्त तरीन हो गई थी। उनकी निगाहें उसके हाथों से होती हुई चेहरे पर टिकी। निचला लब दांतों तले कुचला गया था। वो चेहरा मोड़ गए, नजरें फेर गए, सर झटक गए। वो हलक में अटकते हुए फंदे से लड़ती रही, आंखों में होती हुई जलन को झेलती रही। मीरा, कुछ तो कहो मेरा वाला अंदाज था उनका। वो सर झुका गई, हलक में अटकी फांस को बमुश्किल नीचे उतारा था। वो शिकस्त खुर्दा नजरों से उसे देखते रहे। बहुत इंतजार था मुझे तुम्हारा कि तुम आओगी। तुम हमेशा मुझ पर हक जताती आई हो। फिर निकाह के बाद तो सवाल ही पैदा नहीं होता था कि तुम किसी और को मेरी जिंदगी में आने देती, लेकिन तुम नहीं आई। एक सवाल ही तो था, आ जाती यार करने। उस एक सवाल के जवाब में धुतकार मिलती तो मर जाती वो। कैसे हिम्मत करती। आई वॉन्ट टू बी ओन्ड बाई यू। मैं 1000 बार कह चुका हूँ, यही बात इतने सालों से दोहरा रहा हूँ। तुम सुनती क्यों नहीं हो? तुम्हारे लिए मैं कोई मायने क्यों नहीं रखता? मैं मरूं या जीऊं, तुम्हें फर्क क्यों नहीं पड़ता? मैं बार बार खुद को याद दिलाता हूँ कि हमारे दरमियान जो है वो इतना कमजोर नहीं कि वक्त के धारे में मिट जाए। फिर तुम्हें देखकर हर बार मेरा यकीन, मेरा मान क्यों डगमगा जाता है? ऐसे क्यों लगता है कि अलमीरा खानजादे की जिंदगी में अमर खानजादा की हैसियत बस इतनी है कि किसी गड़बड़ के होते ही वो पहली चीज, पहला शख्स होगा जिसे अलमीरा अपनी जिंदगी से निकाल फेंकेगी, बिना सोचे, बिना झिझके। हाथों के दरमियान कैद कब लर्ज गया। निचले लब पर दांतों का जोर बढ़ा, और खून की एक बूंद अलमीरा के गोद में गिरी थी। अमर ने मेज पर रखे हुए टिश्यू बॉक्स से टिश्यू उठाकर उसकी तरफ बढ़ाया। वो यूं ही पत्थर की बनी बैठी रही। अमर ने आगे होकर टिश्यू से उसके होंठ पर ठहरा हुआ खून साफ किया। क्या मुसीबत है यार? वो टिश्यू पर लगे हुए खून को देखकर बड़बड़ाए थे। अंदाज खुद को झड़कने जैसा था। इस आदत को खत्म कर दो तुम, इससे पहले कि मैं खुद खत्म करवाऊं। आपके उसे घुड़का। वो उन्हें देखती रही खामोशी से यक तक। इतने सर पर क्यों चढ़ रही हो तुम? अब मैं तुमसे शिकायत भी ना करूं? मसला है तो मुझसे लड़ो ना। खुद को जख्मी करना कहाँ की अक्लमंदी है? वो सख्त झंझलाहट का शिकार थे। उसकी खामोशी उन्हें मजीद ट्रिगर कर रही थी। उसे बताकर पछता रहे थे वो। क्या मालूम किसी तीसरे से सुनती तो आकर लड़ती, झड़कती, सख्त सुनाती, और खुद के बजाय उन्हें जख्मी करती। उफ अलमीरा, आपने चीट किया है मुझे। उनकी झंझलाहट ने उसकी चुप तोड़ दी थी, और वो हैरत से उसे देखे गए, सदमे से मुंह खोले, बेयकीनी से।
झूठ बोला है आपने मुझसे। आपको कोई हक नहीं था मेरे साथ ये वाहियात मजाक करने का। कॉफी का कप मेज पर पटक कर वो उठ खड़ी हुई। वो उसी तरह से शिद्दत बैठे उसे देखते रहे। धाड़ की आवाज से वॉशरूम का दरवाजा बंद हुआ और वो ठंडी सांस भर कर रह गए थे। दूसरी शादी ना करके चीट किया था उन्होंने। और मजाक, उनकी बात का यकीन ना करके उनके मजाक पर चढ़ गई थी वो। ये लड़की, आह अलमीरा आह। सारा रास्ता वो शीशे के पार सड़ के देखती आई थी। उन्होंने बोलने का इरादा किया भी था तो उसके मिजाज देखकर खामोशी बेहतर लगी। घर पहुंचे तो शेरदिल पोर्स में ही मिल गया था। मुलाजमीन को इतला दे दी थी तो सफाई वगैरह हो चुकी थी। खावर और शेरदिल गाड़ी से सामान निकालने लगे और अमन उसके साथ अंदर आए। एसएसपी हाउस ताया के घर जितना बड़ा नहीं था, मगर फिर भी अच्छे खासे रकबे पर फैला हुआ था। घर के चारों तरफ सब्जा था, अंदर भी बाहर भी। पुराने तर्ज का घर था, साफ सुथरा और फर्निश्ड। बड़ा सा लॉन्ज, दाएं तरफ किचन और फिर 4 कमरे। सफेद रंग की दीवारें थीं। फर्नीचर गहरे कत्थे रंग की लकड़ी का था। घर में जो कुछ था सरकार का दिया लगता था। अमर ने ज्यादा खर्चा नहीं किया था उस पर। एक ही नजर डालने पर मालूम हो रहा था कि घर में एक खातून की अशद जरूरत थी। ये वाला कमरा अदीना को देंगे, इस तरफ शेरदिल का कमरा है और वो मेरा। उन्होंने एक हाथ के इशारे से सबके कमरे दिखाए थे। शेरदिल यहाँ रहता है। ज्यादातर नमली मेरा होता है। जब एबटाबाद आए तो यहाँ रहता है, लेकिन जब तक हम यहाँ हैं तो उसे ऊपर शिफ्ट कर दिया है। तुम आराम से रहो। अमर ताया के घर होते थे तो जैन लाला साथ होते थे। अमर यहाँ रहते थे तो शेरदिल उन्हें अकेला नहीं होने देता था। उसे ढारस मिली थी। उनके इर्द गिर्द उनका ख्याल रखने वाले लोग मौजूद रहते थे। वो वाला कमरा, उसने अमर के कमरे के बिल्कुल बराबर वाले कमरे की तरफ इशारा किया। खाली है। उन्हें शरीर गड़बड़ का एहसास हुआ। मैं ले लूं? मासूमियत से उन्हें देखा। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो छोटा है और अच्छा भी नहीं है। ऐसे भी नहीं चलता और बहुत से मसले हैं उसमें। साफ इनकार था उनकी तरफ से। ऐसे कैसे उनका कमरा छोड़कर जा सकती थी वो? मैं रह लूंगी, वहां कोई मुझे चीट तो नहीं करेगा ना? और चटती निगाह उन पर डालकर वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। यार मेरा गलत बात है ये। तुम मुझे इतनी बड़ी सजा नहीं दे सकती। इससे भी बुरा करूंगी आपके साथ। अदीना को क्या जवाब दोगी? दोनों हाथ कोलों पर रखे। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि कोई तीसरा हमारे साथी मामलात में बोले, चाहे वो खाला हो। दरवाजा बंद हो गया। वो ठंडी सांस भर कर रह गए थे। कमरे में लकड़ी का रवायती बेड था, सिंगार मेज और कपड़ों के लिए दीवार गिर अलमारी। दाएं तरफ दरवाजा वॉशरूम में खुलता था। वो हैंडबैग मेज पर रखकर बेड पर बैठ गई। शेरदिल सामान कमरे में रख गया। वो थकी हुई थी, हिम्मत नहीं हुई थी कि अब उठकर सामान समेटे। आराम की गर्ज से लेटी तो अमर की बातें याद आ गई। उसे समझ नहीं आया था खुद पर गुस्सा करे या उन पर। ठीक है, कुछ गलती उसकी थी, लेकिन ज्यादा गलती उनकी थी। कितना रोना आया था उसे बच्चों का सुनकर। दुख हुआ था उसे, तकलीफ पहुंची थी। फिर उनकी बातें, कितना तल्ख बोले थे वो। सोचों में गुम, जाने कब उसकी आंख लगी और फिर वो ईशा की अजान के साथ ही उठी थी। उठते ही पहला ख्याल अदीना का आया था। वो अमर से पूछना भूल गई थी कि अदीना कब आएंगी। मुंह पर पानी के छपके मारकर बालपोनी में बांधती वो यही पूछने बाहर आई थी कि किचन से आती किसी चीज के जलने की बू सांसों में उतरने लगी थी। वो तेजी से किचन में आई। चौखट थाम कर अंदर झांका तो निगाहें चूल्हे के पास खड़े हुए अमर की पुष्प पर टिकी। माथे पर बल डाले वो आगे आई। पंजों के बल उचक कर उनके पीछे से पतीली में झांका। वो जो भी भला पका रहे थे अच्छी खासी जला चुके थे। क्या है ये? जलने की बू से नाक में खारिश महसूस होने लगी थी। दलिया बना रहा था। बेचारगी से उसे देखा। वो तासुब से सर हिलाती हुई पलट गई। फ्रिज की तरफ आकर फ्रिज खोला, पानी की बोतल निकाली। किसी से कह देते। अपने लिए बना रहा था। वो दलिए वाली पतीली सिंक के स्लेब पर रख रहे थे। ढक्कन खोलता उसका हाथ एक लम्हे के लिए थम गया। अगले लम्हे में उसने पानी की बोतल मुंह से लगा ली। अमर ने स्टैंड पर रखा हुआ गिलास उसकी तरफ बढ़ाया। वो उनका बढ़ा हुआ हाथ गिलास समेत नजरअंदाज कर गई। खाला कब आएंगी? बोतल वापस फ्रिज में रखी थी। पहुंचने वाली होंगी। वो अब बिखरे हुए बर्तन समेट रहे थे। अलमीरा उचटती निगाह उन पर डालती हुई फ्रिज बंद करके आगे आई। तुम क्या करने लगी हो? उसे कंधे पर टिका हुआ दुपट्टा उतारकर कुर्सी पर रखते हुए देखकर पूछा गया। खाना नहीं बनाना, ऑर्डर कर दिया है। और आपका दलिया? रहने दो। उसने भी रहने दिया। दुपट्टा उठाकर किचन से निकल गई। उन्हें शदीद सदमा पहुंचा था। अभी दलिया जलने का गम नहीं भूला था कि वो एक और गम दे गई थी। अदीना 1 घंटे बाद पहुंची थी। वो अमर के बराबर में खड़ी हुई दरवाजे से अंदर आती हुई गाड़ी को देख रही थी। तजबजुब का शिकार, हाथों को मसलते हुए लब दांतों में दबाकर वो चाहकर भी खुद को पुरसुकून नहीं कर पा रही थी। आगाजान की मौत के 5 साल हो गए थे। वो 5 सालों बाद अदीना से मिल रही थी। अजीब सा एहसास था। जाते हुए उनसे कहा था
कि कभी पलट कर नहीं आएंगी। और किस्मत की चाल चलन ऐसे कि जब अमर उनके लिए गाड़ी का दरवाजा खोल रहे थे तो वो सुस्त रवि से उनकी तरफ बढ़ रही थी। अदीना गाड़ी से उतर आई। पखेर गुले अदीना। अमर ने मुस्कुराते हुए उनके शाने पर बाजू फैलाकर उन्हें खुद से लगा लिया था। अकीदत से उनके सर पर बोसा दिया था। तास न गाए, कैसे हो? वो मोहब्बत से खुद से ऊंचे भांजे को तकती रही। नानवर जाजा दौर खायम, आजकल तो बेहद ठीक हूँ। वो हंस पड़ी। निगाहें अमर की अकब अपनी जगह जमकर खड़ी हुई अलमीरा पर टिकी। सांस रोके उन्हें देखती अलमीरा सुल्तान 5 सालों बाद भी वो वैसी ही थी जैसा वह उन्हें बचपन से देखती आई थी। जवान, खुश शक्ल, नफीस, नाजुक। उन्होंने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया था। बहुत अरसे बाद किसी अपने ने उसे इतनी मोहब्बत से गले लगाया था। मानूस लम्स, उनसे आती हुई माँ की खुशबू, उनका प्यार सब याद आया तो उनकी पुष्ट पर ठहरे हुए उसके हाथ लरस गए थे। आंखों के किनारों पर नमी जमा होने लगी थी। वो चाहकर भी उनसे अलग नहीं हो पाई। बस लब भींचकर उनके कंधे पर सर रखकर अपना मुंह छुपा लिया था। पैंट की जेबों में हाथ डालकर खड़े हुए अम्र बगौर उसकी एक एक हरकत को देखे गए। तुम्हारे नुकसान का बहुत अफसोस है मुझे अलमीरा। उन्होंने उसकी पेशानी चूमी थी। उसने सर झुकाकर बहुत से आंसुओं को अंदर उतारा था। कैसी हो? वो अब उसके हाथ चूम रही थी। ठीक, आप कैसी हैं? नम सांस ली। तुम्हारे लौट आने पर बहुत खुश हूँ। खान के चेहरे पर रौनक देखी है तुमने? मुस्कुराते हुए कहा गया। बेसाख्ता ही उसकी नजरें अमर के चेहरे पर टिकी। वो इधर उधर देखते हुए कान की लो रगड़ रहे थे। उनके कान लाल हो चुके थे। बहुत कुछ हलक में उतारते हुए उसने निगाहों का रुख अदीना की तरफ किया। आई मिस्ड यू सो मच खाला। आवाज भरा गई थी। खाला के भांजे को खाला पर रश्क आया था। अरे मेरा बच्चा, मुझे भी तुम बहुत याद आई। वो डुबडुबाई आंखों से उनके मुस्कुराते चेहरे और अपने हाथों पर टिके हुए उनके हाथ को देखने लगी। उसे बहुत अच्छा लगता था जब कोई इतनी अपनायत से उसके हाथ थामता था। उसे अदीना का उन हाथों को चूमना भी बहुत पसंद था। मोहब्बत से गले लगाए जाने को तरसती थी वो। अंदर चले जाएं आप दोनों। अमर के कहने पर वो उन्हें साथ लिए अंदर आ गई। अमर गाड़ी से उनका सामान निकालने लगे। वो उन्हें लॉन्च में बैठाकर चाय पानी का इंतजाम करने किचन में चली गई। वापस आई तो अमर उनके मुकाबिल सोफे पर बैठे उनसे सफर की रोदात पूछ रहे थे। उसने पानी का ग्लास उन्हें पकड़ाया, फिर उनके बराबर में बैठ गई। हमारी अलमीरा बहुत प्यारी हो गई है अमर, अब तो नजरें नहीं हटती इससे। उनकी बेसाख्ता तारीफ फिर से अमर के लबों पर उमड़ती हुई गहरी मुस्कुराहट ने लम्हों में उसके गाल लाल किए थे। अदीना उसके गालों को देखती हुई हंसती थी। आप कैसी हैं? वहाँ हवेली में सब कैसे हैं? उसने बात बदलना चाहिए। मैं ठीक हूँ, और हवेली में है ही कौन जिसका पूछ रही हो? चाचा और फूफा वगैरह तो ईद के ईद आते हैं अब। ये अमर निकम्मा भी तो नहीं आता। पूछो इससे कि आखिरी बार हवेली कब आया था। उन्होंने मसनूई खपकी से अमर को घूरा। दिल नहीं लगता ना, क्या करूं? वह मासूमियत से कंधे उचका गए। देख रही हो इसे अलमीरा, तुम गई तो खाला को भी भूल गया है ये नालायक। इतना कहा इसे चलो अकेले ना आओ। अलमीरा को ले आओ, इतना अरसा हो गया है मुलाकात नहीं हुई, मगर जिद थी इसकी। कहता था अब तो रुखसत करवा कर ही लाऊंगा मीरा को। रुखसत करवा कर वो तो नहीं लाए थे, अलमीरा खुद आ गई थी। और अब वो अदीना की बातों पर अपने देखते हुए गालों से बाखबर भागने के रास्ते ढूंढ रही थी। देखें, ले आया मैं। मान, गुरूर, फख्र सबको यकजा करके गर्दन अकड़ा कर कहा गया था। नॉर्मल जिंदगी तो गुजार नहीं सकते ना तुम? मेरी बेटी को भी अपने साथ रगड़ते हो। बेटियां भी कभी ऐसे रुखसत हुई हैं जैसे तुम करवा कर लाए हो? अदीना हालात का तकाजा था। उन्होंने अपना दामन बचाना चाहा। हाँ, जैसे निकाह। तंज किया था उन्होंने। अमर सर झुकाते हुए जेरे लब मुस्कुराए थे। वो उन्हें घूर कर रह गई थी। दोनों के दरमियान बैठी वो तजबजुब से दोनों की ओर देखती रही थी। उनकी जो मायने बातें उसकी समझ से बालातर थी। आप बैठे अपनी बेटी के साथ, मैं जरा खाने का इंतजाम देख लूं। वो उठ गए। अदीना उसकी तरफ मुतवज्जो हुई। तबीयत कैसी है तुम्हारी अब? अमर बता रहा था कि कुछ गिरी गिरी सी तबीयत रहती है तुम्हारी। नहीं, वो बस बीपी थोड़ा लो होता है, आपको तो मालूम है ना मेरा। उसने झेप कर लब दांतों में दबाए। अदीना हंसती। ख्याल रखा करो अपना, खुद को बिल्कुल अकेला मत समझना अलमीरा। हम सब तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारा शोहर, मैं, शेरदिल और हर वो शख्स जो अमर से मुखलिस है तुम्हारे साथ खड़ा है। उन्होंने हौले से उसका हाथ थपथपाया। मगमून नजरों से उन्हें देखती रही। अमर ख्याल रखता है ना तुम्हारा? वो सर अस्पात में हिला गई। परेशान मत होना, सब ठीक हो जाएगा। अमर तुम्हें कुछ नहीं होने देगा। ये वो आखिरी बात थी जो उन्होंने जाने से कब्ल की थी। अदीना अपने कमरे में चली गई। वो लॉन्च में तन्हा रह गई। इतनी देर से ऑर्डर दिया हुआ है, अभी तक पहुंचे नहीं हो? बाहर से आती हुई अमर की आवाज उसकी समाज से टकराई। वो गहरी सांस लेती हुई
सर सोफे की बाजू पर टिका गई थी। यूनिवर्सिटी में थका देने वाला दिन, एक नया इंकशाफ, अमर की निचोड़ देने वाली बातें, हिजरत, अदीना और फिर उसकी मलूल रूह। खाना आया तो उसने अमर के साथ मिलकर मेज पर बर्तन रखे। अदीना जब तक फ्रेश होकर आई वो मुकम्मल तौर पर अमर को नजरअंदाज करती रही थी। दरमियान में उन्होंने बात करने की भी कोशिश की थी तो उसके घूरने पर बात अधूरी छोड़ दी। अदीना आई और अमर के दाएं तरफ बैठ गई, वो उनके बाएं तरफ बैठ गई। खाना सबसे पहले अदीना ने निकाला, फिर अमर ने उसके प्लेट में निकाला। वो खाने में मशगूल हो गई। अमर वक्फे वक्फे से उसकी और अदीना के प्लेट में कुछ न कुछ डालते रहे। घर में खाना कौन बनाता है अमर? निवाला मुंह तक ले जाता हुआ उसका हाथ रुक गया। जैन बना देता है, वो नहीं होता तो बाहर से मंगवा लेते हैं। उन्होंने पानी का ग्लास लबों से लगा लिया। अदीना ने खाने से हाथ रोक लिया। वो सारी की सारी उनकी तरफ मुतवज्जो हुई। अलमीरा के आने के बाद भी उसका दिल धक से धड़का, चेहरे पर तारीक साया सा गुजरा। अदीना की संजीदा तासुरात से उसे शुबा हुआ था वो अमर को डांटेंगी। जी, उनके इत्मीनान में जरा बराबर भी फर्क न आया। तुमने कोई बावर्ची क्यों नहीं रखा? आप जानती हैं मैं आपने ट्रॉमा को खुद तक महदूद रखे। अमर खान कैसे चिपता हुआ ले जाता उनका। उसका दिल बैठने लगा था। चम्मच उठाता अमर का हाथ रुक गया। अलमीरा नहीं थी तो आप बाहर से मंगवाएं या जैन का बना हुआ खाना खाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके आने के बाद आप उसे क्यों अपने साथ घसीट रहे हैं? जो हुआ आपके साथ हुआ, वो अनजान, वो मासूम, फिर नताइज वो क्यों भुगते? वो उन्हें रोकना चाहती थी, मना करना चाहती थी। उसकी धड़कनें सुस्त पड़ रही थी, चेहरा सफेद पड़ने लगा था। उससे नहीं सहा जाता था कोई अमर को झड़के, उन्हें डांटे, भले वो अदीना हो, भले वो आगाजान होते थे। अदीना मैं अलमीरा जैन की जिम्मेदारी नहीं है अमर, आप भाई हैं उसके। वो जो करता है आपकी मोहब्बत में करता है, लेकिन उसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप अपनी फैमिली की जिम्मेदारी भी उसे सौंप देंगे। आप घर का खाना नहीं खा सकते, मत खाएं। अलमीरा के लिए बावर्ची रखें, सुबह की गई हुई शाम को आती है, आते साथ ही किचन में तो नहीं खड़ी हो सकती ना वो। हाल देखा है उसका, इतनी कमजोर लग रही है। आप तो ख्याल रखें खान। वो सर झुकाए बैठे रहे, मकबूल निगाहों से कभी उन्हें कभी अमर को देखती रही। ये कोई बात नहीं थी उन्हें डांटने वाली। अदीना ज्यादती कर रही थी। मैं सुबह बंदोबस्त करता हूँ बावर्ची का। काफी देर बाद उन्होंने मध्यम सी आवाज में कहा था। अदीना सर को जंबिस देते हुए वापस खाने की तरफ मुतवज्जा हो गई। अमर सर झुकाए चम्मच के साथ खेलते रहे थे। वो भी मजीद कुछ हलक से न उतार सकी। उनका लाल चेहरा देखकर उसे तकलीफ हुई थी। अमर को बुरा लगा था, दुख पहुंचा था। वो लब भिजते हुए जब्त के बैठे थे। अलमीरा सबसे पहले उठ गई थी। अपनी प्लेट सिंक में रखकर वो दोनों हाथ स्लेब के किनारों पर रखे सुस्त पड़ती हुई धड़कनों को मामूल पर लाने की कोशिश करने लगी। लंबी सांस लेते हुए उसने नल खोला। पानी धार की सूरत में प्लेट पर गिरने लगा और बहुत देर गिरता रहा। वो होश में आई जब अमर ने नल बंद किया था। अलमीरा ने गर्दन घुमाकर उन्हें देखा। वो फ्रिज से दूध निकाल रहे थे। कॉफी पियोगी? वो उसे नहीं देख रहे थे। उन्होंने दूध की पतीली चूल्हे पर रखी। वो खामोश रही। अमर ने कैबिनेट से चीनी और पत्ती निकाली। मैं बना दूं? उसने अनजाने में पछतावे के जेर असर पूछा था। उन्होंने सर नफी में हिला दिया। एक बार भी उसे नहीं देखा। वो लब दांतों में दबाए हुए उन्हें देखती रही थी। फिर किचन से निकल आई। अदीना लाउंज में बैठी रही थी। वो उनसे कतरा कर अपने कमरे में आ गई थी। बेड पर गिरकर वो बहुत देर तक करती रही थी। ऐसे क्यों होता था कि अमर को पहुंचती हुई हर चोट अलमीरा के नाम होती थी? आगा जान के लाडले पोते थे वो, जिसे कभी डांटा तक नहीं था। उस पर हाथ उठाया था उन्होंने, और वजह सिर्फ अलमीरा। अदीना जान देती थी अपनी बहन की इकलौती निशानी पर। फिर अलमीरा के आते ही उन्हें क्यों पीछे धकेल दिया जाता था? काश जैसे अमर उसके दिफा में खड़े होते थे, सबसे लड़ पड़ते थे, वो भी लड़ सके। काश वो भी अदीना से साफ और खरे अल्फाज में कह सके कि वो अगर उनकी खुशियों में उनके साथ थी तो उनके ट्रॉमाज, उनके दुखों में भी उनके साथ खड़ा होना भी फर्ज था उस पर। काश वो उन्हें बता सकती कि अलमीरा ने खुद पर हर वो चीज हराम कर ली थी जिससे अमर कतराते थे। काश। अगले दिन वो फजर में उठी तो नमाज पढ़कर कमरे से निकल आई। रुख किचन की तरफ था। उससे पहले अदीना वहां मौजूद थी। वो अपने लिए चाय बना रही थी। उसे देखकर गर्मजोशी से मुस्कुराई। नींद ठीक आई आपको? वो भी जवाबन मुस्कुराती हुई अंदर चली आई। हाँ, मैं नहीं, तुम पहली बार आई हो, तुम बताओ। वो चाय का कप कैबिनेट से निकालने लगी। जी, थकी हुई थी तो बस जल्दी सो गई। वो फ्रिज खोले मतलासी नजरों से कुछ ढूंढ रही थी। अमर सो रहा है? उनके सवाल पर वो ठिठकी। तो क्या उन्होंने दोनों को अलग कमरों में जाते हुए नहीं देखा था? जी, सोए हुए हैं। मध्यम आवाज थी। अदीना बमुश्किल सुन पाई। वो चाय कप में डालने लगी थी। अलमीरा को दलिया का डब्बा नजर आ गया। उसने दलिया निकालकर फ्रिज बंद कर दिया।
क्या करने लगी हो? उसे पतीली निकालते हुए देखकर उन्होंने पूछा। खानान के लिए दलिया बना रही हूँ, कल खुद बना रहे थे, जला दिया सारा। वो मुस्कुराई, चाय का कप लेकर स्लेब के पास रखे हुए स्टूल पर बैठ गई। लड़के घर से दूर रहते हैं तो थोड़ा बहुत किचन का काम सीख ही जाते हैं। ये नालायक है बिल्कुल, आज भी बस चाय बना सकता है। वो मुस्कुरा दी। उन्हें जैन लाला मिल गए थे ना? उसके शायद से कहने पर अदीना हंसती थी। अलमीरा ने दुपट्टा उतारकर कुर्सी पर रखा, बालों को जुड़े में बांधा अदीना चाय का घुट भरती रही। खाला, पतीले के नीचे चूल्हा जलाते हुए उसने उन्हें बुलाया था। आग भड़क उठी। खानान को मत डांटा करें, मुझे अच्छा नहीं लगता। वो दिल की बात लबों पर ले आई। गलत बात पर समझाना बनता है अलमीरा। जिंदगी किसी के लिए भी फूलों की सेज नहीं होती। 2-4 महीने तुम बर्दाश्त कर लोगी, फिर खुद ही इस रूटीन से उगता जाओगी। जिस तरह अमर जिंदगी गुजार रहा है वो कहीं से भी नॉर्मल नहीं है। ये लड़का खाता नहीं है, नींद उसे नहीं आती, तो क्या तुम उसके पीछे उस जैसी जिंदगी गुजारने लगोगी? कल की बनिस्बत उनका लहजा बहुत ठहरा हुआ था। अदीना अपना बोझ किसी और पर डालने के सख्त मुखालफत करती थी। इतना अंदाजा उसे भी था। नॉर्मल जिंदगी तो मेरी भी नहीं है, मैं बारिश से डरती हूँ। क्या आपने कभी बरसात के मौसम में खानान को खुश देखा है? उसने ठहरकर अदीना को देखा, फिर मध्यम लहजे में अपनी बात जारी रखी। ठीक है, जिंदगी सबके लिए मुश्किल होती है, किसी को हक नहीं वो अपने ट्रॉमा किसी दूसरे पर मुसल्लत करे, भले वो बीवी या शोहर हो। लेकिन खाला कोई साथ देने वाला हो तो ट्रॉमा ट्रॉमा नहीं लगता। वो नाश्ता नहीं करते, लेकिन मैं करवाऊँ तो कर लेते हैं। वो खाना नहीं खाते, मगर मुझे भूख लगी है तो वो मुझे अकेला नहीं करते। उन्हें नींद नहीं आती, लेकिन मेरी वजह से रात 12 बजे कमरे की लाइट्स बंद हो जाती हैं। जबकि शेर बता रहा था कि वो उस वक्त किताब पढ़ते हैं। वो मुझ पर अपना कोई ट्रॉमा मुसल्लत नहीं कर रहे। आप जानती तो हैं वो मुझे कितना अजीज रखते हैं, और फिर बचपन से वो भी तो मेरा साथ दे रहे हैं। मुझे ऊंची आवाज़ गालियाँ ट्रिगर करती हैं, तो वो पुलिस जैसी वर्क लाइन में होते हुए भी आवाज़ ऊंची करते हैं, ना ही गालियाँ देते हैं। और क्या चाहिए खाला, वो मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, मैं इतना थोड़ा सा भी साथ ना दूं उनका? पतीली में दूध गर्म हो रहा था। वो चूल्हे से थोड़ा फासले पर स्लेब से टेक लगाए खड़ी थी। अदीना ने बगौर उसके चेहरे पर छाए इत्मीनान को देखा। यूं लग रहा था वो जो कहना चाह रही थी हिम्मत करके कह दिया था। ठीक है, तुम्हें एतराज नहीं तो फिर मैं कुछ नहीं कहती, बस तुम दोनों खुश रहो। वो खुश दिली से मुस्कुराई। वो थकान ज्यादा सांस अंदर उतार कर सर झुकाकर फर्श को देखने लगी। मुझे अंदाजा है आप किस खौफ में मुब्तला हैं। आपको खदशा है ताया ने जो आपकी बहन के साथ किया था। वो सब विटनेस करने के बाद खाना ने अपना हर खौफ, अपनी हर महरूमी, कहीं ओवर पॉजेसिव और कहीं रेकलेस होकर मुझ पर निकालेंगे, तो ऐसा नहीं है खाला। खानान ताया जैसे नहीं है। बिलाशुबा आपने उनके साथ बहुत वक्त गुजारा है, लेकिन मैंने उन्हें बहुत करीब से देख रखा है। मुझे थोड़ा गुरूर करने दें कि खानान आप सबके साथ बहुत एहतियात से रहते हैं, जबकि मेरे साथ वो बिल्कुल प्योर अमर होते हैं। जैन लाला के खान भाई, शेर दिल के लिए सरदार अमर खान, आपका मुहाफिज भांजा, इन तमाम जिम्मेदारियों के नकाब तले जो अमर हैं, उस तक रसाई सिर्फ मुझे हासिल है खाला। वो बहुत नरम दिल रखते हैं खाला। खानान ख्याल रखने वालों में से हैं। वो बहुत काल्म, बहुत पोलाइट हैं। उन्हें कुछ ना कहा करें। आप बड़े हैं, वो भांजे हैं आपके, भले जो मर्जी करें, लेकिन मेरी वजह से उन्हें दुख न दिया करें। मेरा इतना ख्याल रखने के बावजूद कल वो सब बातें सुनी तो वो हर्ट हुए थे। मैं वैसे ही उन्हें बहुत परेशान किए रखती हूँ। उनकी परेशानियों में इजाफा ना करें। जो मामला है मेरे और उनके दरमियान है, उसे हमारे दरमियान ही रहने दें प्लीज। उसने बात खत्म करके मुल्तजी नजरों से अदीना को देखा था तो वह खफीफ से मुस्कुरा दी। अब समझ आई अमर कल क्यों कह रहा था कि वो आजकल बेहद ठीक है। वो हंसी। अलमीरा झेप कर लब दांतों में दबा गई। ठीक कह रही हो, मैं बस थोड़ी डरी हुई हूँ। मैं अमर को दूसरा शहरिया नहीं बनने देना चाहती, लेकिन अब तसल्ली हो गई है, हमारी अलमीरा समझदार है, वो अमर को बचाए रखेगी। उनकी आखिरी बात पर वो बस कर्ब से उन्हें देख कर रह गई थी। काश वो वाकई उन्हें बचा सके, आया से, हर उस शख्स से जो उन्हें गिराना चाहता था। आई एम सॉरी अलमीरा, मैंने तुम्हें हर्ट किया। अदीना की जगह कोई भी दूसरी खातून होती तो शायद ही कभी इतने बड़े दिल का मुजाहरा करती। ये उनका कुशादा दिल ही था जिसकी वजह से वो हर दिल अजीज थी। गलती होती थी तो खुद से छोटों से भी बिला तरद्दुद माफी मांग लेती थी। नहीं नहीं, शर्मिंदा तो ना करें अब। वो गड़बड़ा गई। अदीना ने मुस्कुराते हुए ठंडी होती चाय का कप उठा दिया था। फुप्पो और चाचू वाले ठीक हैं? बहुत देर बाद वो आगा जान के भांजों और भतीजियों के मुतालिक पूछ रही थी। हाँ, सब ठीक है। वैसे तो आते थे ईद की ईद, लेकिन इस साल अम्र ईद पर हवेली नहीं आया था, तो मैं उसके पास आ गई। यूं उनसे मुलाकात नहीं हुई थी। उन्होंने तफसील दी कि माथे पे बल पड़े। क्यों?
खाना ईद आप लोगों के साथ नहीं करते? इस साल नहीं की, वरना तो आ जाता था नमली मेरा। बहुत बुलाया था उसे सबने, लेकिन बस यही जवाब था कि दिल नहीं लगता मेरा। एक शानिया को उसे गुज़िश्ता 5 बरसों में वो ईदें याद आई थी जो उसने काटी थी। माँ के मेहमानों के सामने आना ममनू था, तभी उसकी हर ईद कमरे में गुजरती थी। उसे अपने हाथों में मेहंदी अच्छी लगती थी, ना वो रिवायती जोड़े जो मुजाहिद खान हर ईद पर भेजते थे। बानो की जिद पर वो तैयार हो भी जाती थी, तो उसे अपना आप बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। जिसकी तारीफ से चेहरा खिल उठता था वो था ही नहीं, दिल ही नहीं लगता था उसका। यह मेरे साथ पलवशा और असफन भी आए थे। छोटे मांस की तो बहुत लगती है अमल से। वो ख्यालों को झटकती हुई अदीना की तरफ मुतवज्जा हो गई। दूध उबल चुका था, उसने दलिया का पैकेट पतीले में उलट दिया। कितने बच्चे हैं उनके? खाना ने बताया था कि बेटी हुई थी उनकी। वो दलिये में चम्मच चला रही थी। अदीना ने चाय का खाली कप स्लेब पर रख दिया। 2 है माशाल्लाह से। सनब तो 6 साल की है, माज 2 का है। जब यहाँ आया था बिल्कुल गोद का बच्चा था। अमर की गोद में काम खराब कर दिया था उसने। और फिर जो चीखे थी लड़के की, राल्फ लॉन का आउटफिट खराब हो गया था उसका। वो मुस्कुरा दी। अमर जितने अपनी ब्रांडेड चीजों से ऑब्सेस्ड थे, उन्होंने कैसा तमाशा खड़ा किया होगा, सोच कर ही हंसी आई थी उसे। पलवशा ने तो झिड़क दिया था उसे। तुम्हारे बच्चे आएंगे फिर देखूंगी कैसे शोर मचाते हो। आगे से कह रहा था कि मेरे बच्चे कभी अपने बाप का ब्रांडेड आउटफिट खराब नहीं करेंगे, मैं उन्हें समझा दूंगा। वो बस साकते ही हंसती थी। उन इतने दिनों में पहली बार अदीना ने ठहर कर उसे देखा था, फिर बहुत देर बस देखती रही थी। उनकी ममता भरी मोहब्बत झलकाती हुई निगाहें। और गुलबानो कैसी है? चूल्हा बंद करके पूछा था उसने। तुम्हें भूलती नहीं है ना वो? अदीना हंसती थी। वो तेजी से सरनफी में हिला गई। इसे लिली नहीं भूलती थी, वैसे ही चाह कर भी गुलबानो नहीं भूल पाई थी वो। अमर की हम उम्र और खुद से बड़ी लड़कियों की तरफ से हमेशा उसका दिल डरा रहता था। गुलबानो पहली रकीब थी, तब से जब से उसे मोहब्बत के मीम से भी वाकफियत नहीं थी। डॉक्टर बन गई है वो, वही रावलपिंडी में किसी अस्पताल में काम करती है। हमारी जरमीना फुप्पो बहुत ही जोर डाल रही थी कि शादी कर लो, मगर लड़की के एक ही रट है, इतना पढ़ लिखने के बाद शादी करके घर बैठ जाऊं तो कोई कलीग देख ले। उसने नाक सिकड़ कर सर झटका। नाक बहुत ऊंची है उस लड़की की। सब ड्रामे हैं खाला। बात यह है कि वो खातून कभी मूव ऑन ही नहीं कर पाई। न चाहते हुए भी तल्ख हो गई थी वो। गुलबानो के साथ कुछ अच्छे ताल्लुकात नहीं रहे थे उसके। अमर भी वजह थे, मगर एक वजह गुलबानो खुद थी। उसका चुपता हुआ तज़हीक आमेज लेसा। उसका नसीब अलमीरा, वरना जरमी ने तो तुम दोनों के निकाह के बाद भी अमर पर जोर डाला था। अलमीरा हवेली नहीं आएगी, वो कभी तुम्हारे साथ घर नहीं बसाएगी। गुलबानो को अपने निकाह में ले लो। अमर ने तंग आकर मिलना ही छोड़ दिया था उनसे। ये नया इंकशाफ था। अमर ने जैसे ही शबाब की पहली सीढ़ी पर कदम रखा, खानदान की तमाम औरतों ने उन्हें अपनी बेटियों के लिए पसंद कर लिया था। वो शादीशुदा थे, फिर भी हर दूसरी खातून उन्हें अपना दामाद बनाना चाहती थी। वो कितना जलती कुड़ती। नमली मीरा जाए तो सबसे पहले उस गुलबानो का बंदोबस्त कीजिएगा आप। इस उम्र में लड़कियों को आसानी से रिश्ते भी नहीं मिलते। उसने मुंह बसोरा। अदीना मुस्कुराती निगाहों से उसके फूले हुए गालों को देखती रही। उसने मजीद कुछ पूछा, वो उसे तफसीली जवाब देती रही। वो दलिया फ्रिज में रखकर स्लेब पर चढ़कर बैठ गई थी। उसने सबके अहवाल लिए, तफसीली किस्से सुने, गिबत करके सबके गुनाह बख्शवाए। मालूम ही नहीं पड़ा और घंटा गुजर गया। उसने अपना, अदीना और अमर का नाश्ता बनाया। अमर के कमरे का दरवाजा हनूज बंद था, तो उसने और अदीना ने नाश्ता किया। वो नाश्ता करके बर्तन धोने खड़ी हो गई और अलमीरा अपने कमरे में आ गई। कपड़े निकाल कर नहाने चली गई। आधे घंटे में वो तैयार हो गई थी। मेहरून रंग की लंबी कमीज, हम रंग ही लूज ट्राउजर में मलबूस, शेफॉन का दुपट्टा कंधों पर गिराए वो नखरी निखरी सी अच्छी लग रही थी। मक्ता और हशाश प्रसाद चेहरा। आईने में अपना सरापा देखने का तकल्लुफ किए बिना अमर के कमरे में चली आई। दस्तक पर जवाब ना मिला तो दरवाजा खोलकर अंदर आ गई थी। एसी की ठंडक से बर्फ होते हुए कमरे में कदम रखते ही उस पर कपकपी तारी हुई थी। उसने दरवाजा बंद करके एसी बंद किया। अमर सोए हुए थे, आदतन बायां बाजू आंखों पर रखा हुआ था। वो चंद पल उन्हें देखती रही। वो अगर उस वक्त सो रहे थे तो यकीनन रात को देर तक जागे थे। उन्हें उठाने का इरादा तर्क करके वो स्टडी टेबल के पास आई, एक स्टिकी नोट उठाया और कलम पकड़कर उस पर झुकी। नाश्ता बनाकर हॉट पॉट में रख दिया है, फ्रिज में दलिया भी रख दिया है और फल भी कटे हुए हैं। कुछ खा लीजिएगा वरना शेक बना लीजिएगा प्लीज। उसने स्टिकी नोट उनके मोबाइल पर चिपका दिया था। एक अलविदाई निगाह उन पर डाली, फिर कमरे से निकल आई। शेरदिल गाड़ी निकाल चुका था। उस दिन वो थोड़े बोझल दिल के साथ यूनिवर्सिटी आई थी, फिर सारा दिन उदास रही थी, चेहरा तारीख, आसाब थके हुए। उन्होंने नोट देखा होगा, एक मैसेज तो कर देते। वो सारा दिन इंतजार में रही, इंतजार रहेगा गया। शाम में उसे लेने फिर शेरदिल आया था। कह रहा था थाने में कोई मसला हो गया है। खान सुबह उस वक्त में निकले थे।
वो अदीना के साथ करीबी पार्क में चली गई। वक्त अच्छा गुजर गया मगर रात तवील हो गई थी। वो 1 बजे तक जागती रही थी। अमर घर नहीं आए थे। लॉन में पौधों की कटाई करते हुए माली ने गर्दन घुमाकर घर के दरवाजे से अंदर आती हुई सफेद स्वीक को देखा। सूरज की तपती किरणें विंड स्क्रीन से टकराई। गाड़ी बहुत आहिस्ता से अंदर आती घर के अंदरूनी दरवाजे के करीब रुक गई। पिछली निशिष्ट का दरवाजा खुला और सफेद लोवर्स में मकीन पांव जमीन पर टिके। स्याह पैंट पर हम रंगी टी शर्ट और सफेद जैकेट पहने, चेहरे पर छोटी छोटी चोटें लिए लंबा ऊंचा जैन सामने खड़ा था। माली अपना सामान वहीं छोड़कर गर्मजोशी से उसकी तरफ चला आया। सलाम जैन साहब, तबीयत कैसी है आपकी? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र है यार, तुम कैसे हो? पुरतपक मुस्कुराहट लबों पर सजाए उसने माली के कंधे पर हाथ रखा था। अल्हम्दुलिल्लाह जी, जब से आपके हादसे की खबर मिली थी बहुत परेशान था मैं आपके लिए। वहाँ रावलपिंडी में सब ठीक है? नुकसान ज्यादा तो नहीं हुआ? मुस्कुराहट धीरे से उसके लबों से उठ गई थी। मगलूम नजरों से उसे देखा, फिर आहिस्ता से उसके कंधे पर थपकी दी। यूँ समझो मेरे लगाए हुए पौधे आग की नजर हो गए हैं। दुआ करो नुकसान की भरपाई हो सके। आंखों में दुख उमड़ आया था। माली पर एक नजर डालकर वह पैंट की जेब में हाथ डालकर अंदर की तरफ बढ़ गया। माली सर झटक कर लोन की तरफ पलट गया। ड्राइवर गाड़ी पोर्च में खड़ी करने लगा। जैन दरवाजा धकेल कर अंदर चला आया। मम्मी कहाँ है और बाबा? उसने लॉन्च में काम करते हुए मुलाजमीन को रोककर पूछा था। बेगम साहिबा किसी दोस्त के घर गई हैं और बड़े साहब जी पेशावर गए हुए हैं। वह ठंडी सांस भरकर रह गया था। माना कि हादसे में कोई जानलेवा चोट नहीं आई थी उसे, लेकिन फिर भी उसके आने का सुनकर मम्मी घर में रुक सकती थी। बाबा तो हफ्ते में 4 दिन पेशावर ही होते थे, लेकिन मम्मी वो चाहती तो जब वो गाड़ी से उतर रहा था वो उसे गले लगाने के लिए आगे आ सकती थी। खान भाई और भाभी ऊपर हैं? अमर खान तो अपनी बेगम के साथ अपने घर चले गए। उनकी खाला आई हुई है ना। मम्मी बाबा के बाद वो बस खान भाई से मिलना चाहता था और वो भी मुयस्सर नहीं थे। वो दुख से सर झटक गया। हाशिर अभी हॉस्पिटल से आया है, वो अपने कमरे में है। हॉस्पिटल? उसके माथे पर बल पड़े। अमर खाना ने हड्डियां तोड़ दी थी उसकी। 2 रातें हॉस्पिटल में काटी है उसने। मुलाजिम ने मासूमियत से आंखें पटपटाई थी, फिर उसके कुरेदने पर सारी तफसील उसके गोशे गुजार कर दी। वो कुछ हैरान कुछ बेयकीन सा हाशिर के कमरे की तरफ बढ़ा था। दरवाजा खोला तो हाशिर बेड पर दराज टीवी देख रहा था। बाजू पर प्लास्टर चढ़ा था, सर सफेद पट्टी की गिरफ्त में था। एक आंख सूजी हुई थी, चेहरे पर जा बजा चोटें लगी थी। जैन को देखकर उसने ढीठों की तरह दांतों की नुमाइश कराई थी। जैन का दिल चाहा था कि खान भाई से कहकर उसके दांत भी तोड़वा दे। इस बेगर्ती की वजह जान सकता हूँ? कोल्हा पर हाथ रखे वो दांत को चकचाता हुआ आगे आया। लेक्चर ना शुरू कर दीजिएगा, अपने किए का भुगत चुका हूँ मैं। खान भाई तुम्हें जिंदा दरगोर भी कर देते हाशिर, तब भी तुम उस तकलीफ का अंदाजा नहीं लगा सकते जिससे उस रात भाभी गुजरी होंगी। आखिर उनसे मसला क्या है तुम्हें? अपने बेहुदा दोस्तों के हमरा घटिया से ढाबों में बैठकर भाप उड़ाती हुई चाय के साथ खान भाई की वालदा पर कीचड़ उछालना काफी नहीं था जो अब तुम उनकी बीवी के पीछे पड़ गए हो। याद रखना हाशिर, भाई भाभी के मामले में जरा रियायत नहीं करते। यहीं पर बस ना समझना, तुम्हें मालूम भी नहीं होगा और वो जिंदगी तंग करते जाएंगे तुम्हारे लिए। यार भाई दोस्तों के साथ थोड़ा शुगर लगा रहा था, मुझे नहीं पता था वो मनहूस कमिश्नर का बेटा खुद तो मरेगा मुझे भी मरवाएगा। थोड़ी बहुत शर्मिंदगी है मुझे भी, लेकिन कुछ हुआ तो नहीं ना। इज्जत से आ गई थी वो घर। क्या नाम है बड़े भाईजान के उस दोस्त का, वो निहाल जहांगीर? हाँ, उसने बचा लिया था उन्हें। नाक से मक्खी उड़ाने वाले अंदाज था उसका। जैन तासुब से उसे देखकर रह गया। अपने लिए दुआ करना हाशिर, जब तुम्हारा क्या तुम पर पलट कर आएगा तो तुम्हें बचाने के लिए भी कोई निहाल जहांगीर आ जाए। दुख भरी निगाह उस ठीठ हड्डी पर डालता हुआ वो पलट गया। हाशिर मुंह ही मुंह में ही कुछ बड़बड़ा कर रह गया। आप ठीक हैं वैसे? मैंने सुना था कि ज्यादा चोटें नहीं आई हैं, फिर भी हफ्ता लगा दिया है वापस आने में। जैन के उठते कदम थम गए। मुड़कर उसे देखा जो कहीं से फिक्रमंद नहीं लग रहा था, बस यूं ही वक्त गुजारी के लिए पूछ रहा था। हाँ, रेस्टोरेंट का काफी नुकसान हो गया है, वहीं देख रहा था इतने दिन। ओह, वैसे आपने कुछ नोट किया? राजदारी से कहता वो उठ बैठा। बेड ग्राउंड से टेक लगा ली। मुतजस्सिस निगाहें जैन के चेहरे पर टिकी। क्या? भाभी के आने के बाद सब गड़बड़ हो रही है। पहले बड़े भाईजान के जिगरी दोस्त का बच्चा मर गया, बीवी कोमा में चली गई, फिर आपके रेस्टोरेंट को आग लग गई। हालांकि अच्छा खासा सिस्टम इंस्टॉल करवाया था आपने इस तरह के सूरत हाल के लिए। फिर मेरी हड्डियां टूट गई और भाभी के पीछे कुछ लड़के लग गए। बात के इख्तिताम पर वो खबासत से मुस्कुराया था। जैन ने तब कर पास रखा हुआ कुशन उठाकर उसके मुंह पर दे मारा। क्या मालूम लोग सच कहते हो, वो वाकई मनहूस हो। अलमीरा दी कास्टविच। मैं मजीद कोई बकवास नहीं सुनूंगा,
तुम्हारे जहन में जो खन्नास भरा है, बेहतर है जरा इसकी सफाई कर लो, इससे पहले खान भाई अपनी पिस्तौल तुम पर खाली कर दें। एक तो बड़े भाईजान, बचपन से मेरी जिंदगी अजाब में है इनकी वजह से। मुंह बसोर कर वो वापस तकिए पर सर रखकर दराज हो गया। जैन जाने के लिए मुड़ा तो उसे फिर से कुछ याद आ गया। वैसे मुझे शक था भाईजान और भाभी के दरमियान कुछ अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं। उस दिन मैंने भाभी से लिली का जिक्र किया था। हैरत की बात है, उन्हें नहीं मालूम था कि भाई की मंगनी नहीं हुई थी। वो तो बेचारी रोने वाली हो गई थी। वो अलग बात है कि रोते हुए बाल भी खींचे थे और उस रात इतनी जोर का थप्पड़ भी मारा था। लेकिन खैर, मुझे क्या लगता है जैन भाई के। मुस्कुराहट धीरे से उसके लबों को छू गई थी। वो वापस उठ बैठा, हिच उठाती निगाह जैन पर टिकी जो कुछ उलझकर उसे देख रहा था। भाभी आज तक उन कुत्तों से पीछा नहीं छुड़ा पाई जो भाईजान ने उनके पीछे छोड़े थे। जैन के चेहरे पर तारीख सा साया गुजरा था। बकवास बंद करो हाशिर, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। लोग तो यही कहते हैं, उन दोनों के दरमियान खराब ताल्लुकात भी यही कह रहे हैं। वरना भाई इतना ही चाहते थे भाभी को तो 5 साल पहले निकाह के फौरन बाद भाभी को घर क्यों नहीं लाए। अपना घर था उनके पास, एसपी की पोजीशन पर अच्छा कमा रहे थे, हर तरह से भाभी की जिम्मेदारी उठा सकते थे वो। तुमने अपना दिमाग किसी अच्छी जगह चलाओ, बहुत आगे जाओगे। खान भाई का पीछा छोड़ दो, हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे आगे। उसने ये कहकर हाथ जोड़ दिए थे। हाशिर ठंडी सांस भरकर वापस बिस्तर पर गिर गया। जैन कड़ी निगाह उस पर डालकर लंबे लंबे ढक भरता हुआ कमरे से निकल गया था। जाते हुए वो दरवाजा जोर से बंद करना नहीं बोला था। टके की इज्जत नहीं है मेरी, सगे भाई से ज्यादा वो हरामी प्यारा है इन्हें। टीवी का रिमोट उठा था। हाशिर बड़बड़ा कर रह गया था। सर कमिश्नर का बेटा गायब है 2 दिनों से। रात 4 बजे नींद की गोली खाकर सोया था वो। सुबह 10 बजे उसकी आंख मुसलसल बजते हुए मोबाइल की आवाज पर खुली थी। सर में उठती दर्द की टीसों को नजरअंदाज करते हुए मोबाइल उठाया। उस पर लगा स्टिकी नोट देखकर माथे पर बल पड़े। वो एक छोटा सा जुमला, एक छोटी सी दरख्वास्त बेसाख्ता मुस्कुराहट ले आई थी उसके चेहरे पर। वो अभी ठीक से खुश भी नहीं हुआ था कि मोबाइल फिर से चिंगार उठा। मुंह बसोरते हुए कॉल उठाकर मोबाइल कान से लगाया तो अली यार की बात समझने से कासिर रहा। कौन कमिश्नर? भारी मखमूर आवाज। हमारा कमिश्नर सर, थाने में बैठा है वो। अब की सारी नींद उड़ गई। वो झट सीधा होकर बैठा था। जब तक उसने बेड से उतरकर अलमारी से यूनिफॉर्म निकाली, अलियास सारी खबर सुना चुका था, जिसका खुलासा यही था कि कमिश्नर का बेटा गायब है और शामत उस बेचारे की आई हुई है। आने के बाद वो 10 मिनट के अंदर अंदर तैयार होकर गाड़ी में बैठा था। गाड़ी मरकजी दरवाजे से निकल रही थी और वो स्टिकी नोट अमर के मोबाइल के बैक कवर पर पड़ा रह गया था। थाने पहुंचते ही मालूम हुआ कि हालात संगीन तर थे। तमाम सीनियर अफसरान वहां मौजूद थे। पुलिस पहले ही काम पर लग चुकी थी। कमिश्नर हर एक को झाड़ता हुआ, गुस्से से टहलता हुआ, एक बेकाबू बेल की तरह हो रहा था जो रस्सी तोड़वा कर भागा हो। सीनियर अफसरान से तफसीली बात हुई। मालूम हुआ कि शहर का चप्पा चप्पा छान मारा है। कम वक्त को जमीन खा गई है या आसमान निकल गया है, जरा नामो निशान नहीं। आखिरी बार मरी रोड की तरफ किसी ज़ेरे तामीर इमारत में देखा गया था। फोन बंद, गाड़ी गायब, पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड सब घर पर है। क्रेडिट कार्ड के बगैर घर से बाहर कदम नहीं रखता था वो, और वो भी घर से बरामद हो गया है। सारा दिन पुलिस ख्वार हुई है। जहाँ से जरा उम्मीद मिली, भारी नफरी के साथ वो हर उस जगह गया, मगर लड़का गायब। कमिश्नर सर पर सवार न होता तो वह सब कुछ बाहर में झोंक कर घर आ जाता, बल्कि घर से निकलता ही नहीं। सीसीटीवी कैमरास, घर के अफराद से तफसील, दोस्तों से पूछगछ, सब कुछ तो किया था उसने। लड़का जिंदा होता तो मिलता। लड़के की लाश आई थी कमिश्नर के घर। एम्बुलेंस से स्ट्रेचर उतारा गया। सफेद चादर पर खून के धब्बे लगे थे। कमिश्नर दीवाना वार जवान बेटी की लाश की तरफ लपका था। उसे झंझोड़ता, गिड़गिड़ाता, सर की कसम खाकर उठने का कहता, बेबस लाचार बूढ़ा बाप। पैंट की जेबों में हाथ डाले, चेहरे पर पसमर्दगी कायम किए, वो उस बूढ़े बाप के गम में शरीक था। उसकी माँ होशो हवास खो बैठी थी। बहनें इकलौती भाई का मातम करने लगी। वो खामोशी से एम्बुलेंस के ड्राइवर की तरफ बढ़ा। मरी रोड के पास ज़ेरे तामीर इमारत से मिली है लाश। किसी ने देखा तो फौरन बुलाया। जब तक पहुंचे मर चुका था। उसके पूछने पर तफसील बताई गई। कमिश्नर से इजाजत लेकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए लाया गया। वो भी डॉक्टर के हमरा अंदर आ गया। उसके जिस्म पर बहुत सी चोटें थीं, मगर अक्सर कुछ पुरानी थी, शायद 1-2 दिन पुरानी। जैसे झुलसी हुई गर्दन, सूजी हुई आंख, सारे बदन पर नील। पेट पर भी जख्म था, जैसे खंजर लगा हो या कोई और काट देने वाली चीज। वो भी पुराना था। गर्दन के गिर्द पतली तार का निशान ताज़ा था, जो मौत का सबब बनी थी। उसके नाखूनों में खून के साथ गोश्त का छोटा सा टुकड़ा भी फंसा मिला था, जो यकीनन मुज़ाहमत का नतीजा था। एहतियात से उसे निकालकर डीएनए टेस्ट के लिए भेज दिया गया था। रिपोर्ट सुबह तक तैयार होकर मिल जानी थी। वो बाकी मामला निपटाते हुए
थाने चला आया था। थाने आकर पहला शख्स जिस पर उसकी नजर पड़ी थी वो एएसपी था। उसकी वापसी के बाद उसकी एएसपी से मुलाकात नहीं हुई थी। वो अपने ऑफिस की तरफ जा रहा था जब राहदारी में अली यार के साथ एएसपी खड़ा नजर आया। उसका चेहरा लम्हे भर में पत्थर हुआ जब ले तन गए। वो आगे आया, झटके से एएसपी को कॉलर से पकड़ा और घसीटता हुआ अपने ऑफिस में लाया था। अली यार उसके कड़े तेवर देखकर हक्का बक्का रह गया। उसने ऑफिस में आकर एएसपी का कॉलर छोड़ा था, सख्त निगाहों से उसे देखा था, जिसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। क्या सोचकर मेरे घर में घुसने की हिम्मत की तुमने? उसके माथे की उभरी हुई रगें सख्ती से बंद मुट्ठी, जब्त के मारे लाल होता चेहरा। एएसपी को अपनी मौत नजर आई थी। मैं सिर्फ तफ्तीश के सिलसिले में उनसे मिलने गया था और किसी किस्म की कोई। तुम्हारी मेस पे जितने केसेस का अंबार लगा है वो सब हल हो गए थे जो मेरी बीवी से तफ्तीश करने चले थे तुम। उसकी आवाज धीमी मगर लहजा पत्थर जैसा था। सॉरी सर, मैं बस जानना चाह रहा था कि उनके बयान में कोई रद्दोबदल। अमर पलटा, मेज पर रखे फाइल से कागजात निकाले और खाली फाइल मड़ोड़कर पूरी कुवत से एएसपी के मुंह पर दे मारी थी। उसके निचले होठ से खून की बूंदें गिरी थी। बाएं तरफ को झुका हुआ सर बहुत देर तक उठने की हिम्मत नहीं कर पाया था। आखिरी बार वार्न कर रहा हूँ, मेरे घर से दूर रहो। जितनी सिफारिशों के बाद तुम यहाँ पहुंचे हो उन सब पर मेरी एक कॉल भारी है। अपना नहीं तो उन 5 बहनों का ख्याल करो जिनके वाहिद सरपरस्त हो तुम। चबा चबा कर कहता वो खूंखार नजरों से उसे देखता था। सॉरी सर, माफ कर दे सर। आइंदा मेरे सामने मत आना वरना तुम्हारी माँ तुम्हें रोएगी। वो गुर्राया था। एएसपी मुंह में आते हुए खून को पीता हुआ सर झुकाए खड़ा रहा। शक्ल गुम करो और जाने से पहले अलिया से कमिश्नर के बेटे की फाइल ले लेना। आइंदा कोई भी ऐसा कदम उठाने लगो तो उस लड़के की लाश की हालत जरूर याद रखना। एएसपी ने चौंक कर उसे देखा। अमर की मुश्किल निगाहों ने उसे नजरें वापस झुकाने पर मजबूर किया। सॉरी सर। सर झुकाए उल्टे कदमों पीछे हटता वो बाहर निकल गया। अमर ने हाथ में पकड़ी हुई फाइल मेज पर पटकी, गर्दन गिराकर गहरी सांस ली, कुर्सी की पुष्ट पर लटकी हुई अपनी जैकेट उठाई और बाहर की तरफ बढ़ गया था। सब खैरियत है सर? अलियार उसके पीछे आया था। घर जा रहा हूँ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए तो फौरन इतला देना। वो चलते चलते जैकेट पहन चुका था। ओके सर। अलियार तारीख राहदारी में कहीं पीछे रह गया। अमर लंबे लंबे डग भरता हुआ बाहर निकल आया था। रात के 2 बजे घर वापस आते हुए उसका ध्यान बार बार झुलसी हुई गर्दन की तरफ जा रहा था। गाड़ी मामूल की रफ्तार से सड़क पर दौड़ रही थी मगर जहन मामूल से हटकर तेज चल रहा था। वो लड़का, अलमीरा की गर्दन पर झुका लड़का, उस लड़के की गर्दन को सोखता करता अमर। वो लड़का कमिश्नर का बेटा था। वो लड़का उस दिन घर नहीं गया था। अगर उसकी लाश मिली थी तो बाकी लड़के कहाँ थे? चाइल्ड एब्यूज, डोमेस्टिक वायलेंस, रेप या हरेसमेंट? उस लड़के ने अलमीरा को हरेस किया था। उस लड़के ने गाजान को ट्रिगर किया था। अलमीरा के गिर्द ये दूसरा कत्ल था। अमर जितना उसे गाजान से बचाना चाह रहा था वो इतना उस सब में धंसती क्यों जा रही थी? उस दिन उसके मोबाइल से आखिरी कॉल अलियार को गई थी। उन लड़कों की तस्वीर भेजकर उनके मुतालिक मालूमात फराहम करने का हुक्म देकर वो बहुत देर तक कमिश्नर के बेटे की केस फाइल लेकर बैठा रहा था। रात देर से सोने की वजह से उसकी फजर कज़ा हो गई थी। 9 बजे आँख खुली तो पहला ख्याल अमर का आया, दूसरा ख्याल यूनिवर्सिटी का। पहले ख्याल को झटक कर जल्दी से मोबाइल उठाकर स्केड्यूल देखा तो आज पहले स्लॉट में लेक्चर नहीं था। बच गई थी वो। सुकून का सांस भरकर मोबाइल सेट टेबल पर रखा, जहन भटक कर वापस अमर की तरफ गया। बालों को खुला छोड़कर वो बेड से उतरी और नाक के सीध में चलती हुई कमरे से निकल आई। बिल्कुल बराबर में ही अमर के कमरे का दरवाजा था और बंद था। वो बिना सोचे बिना दस्तक दिए दरवाजा धकेल कर अंदर आ गई। जिस लम्हे वो अंदर दाखिल हुई थी अमर उसी लम्हे वॉशरूम से निकले थे। तौलिए से बालों को रगड़ते हुए उसे देखकर ठटके। शीशदर निगाहें उसके स्लीपर्स में मक्कीद पाँव से ऊपर को उठती हुई फक होते हुए चेहरे पर टिकी। उनके गले में गिल्टी सी उभर कर मालूम हुई थी। अलमीरा का दिल कानों में धड़क रहा था। यूनिफॉर्म की खाकी पैंट, नंबालों से गिरते हुए पानी की बूंदें और उसने तेजी से रुख मोड़ लिया था। मीरा, कबल इसके कि वो खजल होकर कमरे से ही बाहर होती, उन्होंने रोक लिया था। वो रुक गई, मुड़ी नहीं। अमर एक निगाह उस पर डालकर अलमारी की तरफ बढ़े। हैंगर में लटकी हुई शर्ट उतार कर पहनी थी। यूनिवर्सिटी नहीं गई? शर्ट के बटन बंद करते हुए पूछा गया। वो वहीं खड़े सरनफी में हिला गई। उसके अंदाज पर बेसाख्ता ही उमड़ने वाली मुस्कुराहट दबाते हुए सिंगार मेज की तरफ बढ़े थे। अलमीरा ने आंखें मीचकर गर्दन जरा सी तिरछी घुमाई। उनकी पुष्ट पर शर्ट देखकर सुकून का सांस लेकर रुख उनकी तरफ किया। पहले स्लॉट्स में लेक्चर्स नहीं थे तो कुछ देर तक जाऊंगी। सिंगार मेज के कदावर आईने में नजर आते हुए उनके अक्स को देखते हुए तफसील बताई गई। बाल खुश करके अमर ने सर को जम्बिश दी थी। वो मुतजब्जब सी खड़ी उन्हें ही देखती रही थी। उन्होंने जेल से बाल सेट किया, स्प्रे किया, सनस्क्रीन उठाते हुए
कोनकियों से उसे देखा जो आईने से हटकर खड़ी थी। जाने क्यों आईने के आगे आने से कतराती थी वो। उन्हें तो वो अपने बराबर में चाहिए थी, तभी झटके से उसे कोहनी से पकड़कर अपने बराबर में खड़ा किया था। वो जो उन्हें तैयार होता हुआ देखने में मगन थी। पहले तो अचानक अफ्ताब पर बौखलाई थी, फिर आईने में झलकते हुए अपने अक्स पर नजर पड़ी। ढेर सारी शर्मिंदगी ने आन घेरा था। कल वाले लिबास के साथ के मेहरून रंग के लूज ट्राउजर पर आधी आस्तीनों वाली ओवरसाइज सिया टी शर्ट पहन रखी थी उसने। काश बेड से उतरने के बाद अमर के कमरे में आने से पहले एक बार अपने होलिये में नजर डाल ली होती, तो अब गल गुलाबी हो रहे होते न अमर उसके चेहरे पर आते जाते रंगों से इस कदर महसूस हो रहे होते। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ, तुम इस ओल जोल होलिये में बेहद प्यारी लगती हो। कलाई पर सिया डायल वाली सिल्वर घड़ी बांधते हुए उसके कान में सरगोशी की गई। वो सख्ती से लब भीज गई। गैर महसूस अंदाज में बाजू को कमर पर करके खुद से और उनसे छुपा लिया। मैं जल्दी में थी, अभी उठी थी और आगे उससे कोई बात न बनी। अमर ने मुस्कुराते हुए परफ्यूम उठाया। वो खुद पर परफ्यूम छिड़क कर पलटे। खजालत से उन्हें देखती हुई वो उनके इरादे देखकर सांस तक रुक गई थी। तुम्हारे बालों की तशरीह मेरे पास कुछ और निकलती है। वो करीब आए, परफ्यूम उसकी गर्दन के पास लाए। अमर, मेरे कंफर्ट पर्सन है आप। उसकी आंखों में झांकते हुए नोजिल पर जोर दिया था। ठंडी फुहार गर्दन पर महसूस हुई और ओह, अमर की खुशबू। वो एक गहरी निगाह उस पर डालकर पलट गए और वो सांस जारी करती हुई सर झुकाती लब दांतों में दबा गई थी। अमर की परफ्यूम कलेक्शन अच्छी थी। यह हरकत उस कलेक्शन से भी ज्यादा अच्छी थी और उनकी की गई तशरीह भी बेहद अच्छी थी। बैठो, उन्होंने कहा तो वो बेड पर बैठ गई। वो अलमारी से फर्स्ट एड बॉक्स निकालकर उसके सामने बैठे थे। उन्होंने अपना दाया हाथ बढ़ाया। वो खामोशी से अपने जख्मी हाथ उनके हाथ पर रख गई। उसके बाजू के निशानों से नजरें चुराते हुए वो आहिस्तेगी से हाथ पर लगी हुई पट्टी उतारने लगे। पट्टी उतारकर गौर से जख्म को देखा। चीरा गया गोश्त अब जुड़ रहा था तो अजीब ही शक्ल इख्तियार कर रहा था। तारीख साया सा उनके चेहरे पर लहराया। लब भीजते वो जख्म साफ करने लगे थे। जख्म भर जाए तो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास चलेंगे, परेशान मत होना, ठीक है। वो सर को जंबिस दे गई। बिल्कुल ठीक। आप रात कहाँ थे? वो जख्म पर मरहम लगाकर पट्टी कर रहे थे जब उसने पूछा था। आप इंतजार कर रही थी? शरीर से मुस्कुराहट ने उनके लबों का आता किया था। अदीना फिक्रमंद हो रही थी। झट बहाना गढ़ा। जी, उनकी कॉल आई थी, बताया था कि देर हो जाएगी। तो एक मैसेज मुझे भी कर देते हैं, ऐसी भी क्या मसरूफियत। बेसाख्ता शिकवा था ये। अमर की आंखों में तो तहरीर उतरा था। वो खुद भी हैरान रह गई थी। लब दांतों में दबा लिए अमर ने मुतबस्सुम निगाह उसके चेहरे पर डालकर उसके हाथ पर हल्का सा दबाव डाला था। आइंदा अपडेट करता रहूंगा, मध्यम सी आवाज में कहा गया। वो नजरें झुका गई बेमकसद सा, कभी बेड पर बिछी हुई चादर को, कभी हाथों को, कभी दीवार, तो कभी छत को देखने लगी। और अमर बस उसे नरमी से, मोहब्बत से, नाश्ता नहीं किया था आपने? कान की नोक खुजाई गई थी। जल्दी में था, वैसे आपका नोट मिला था। ऐसे पैगाम रोज मिल सकते हैं। फायदा? आप इग्नोर करेंगे सिर्फ इस शर्त पर कि फिर आप जल्दी में मेरे पास दौड़ती चली आएंगी। वो उनसे नहीं जीत सकती थी बातें घुमाने में, कभी नहीं। वो ऐसी बातें करते थे, फिर नर्म गर्म निगाहों से उसे देखते थे तो उसका दिल करता था कि उनके पास बैठी रहे। इतना तहफ़्फ़ुज़, इतना सुकून, इतनी मोहब्बत कहीं और मैसर नहीं थी उसे। आप आज भी जल्दी में हैं? ठहर कर उन्हें देखा। वो शहद रंग आंखें पर उम्मीद बेहद मान से सवाल करती। जल्दी में होते हुए भी वो बेखुदी से सर नफी में हिलाए गए। नाश्ता बनाओ ना आपका। उसी कैफियत में घिरे हुए अब कि उन्होंने सर अस्बात में हिला दिया। फिर मुझे यूनिवर्सिटी छोड़ेंगे? हाजुर साईं, जो आपका हुक्म साईं। वो सर को खम दे गए। उनकी आंखें चमकी, लब आपस में पेवस्त करके मुस्कुराहट छुपाई गई। हाथ धीरे से उनकी गिरफ्त से आजाद करवा लिया गया। अमर फर्स्ट एड बॉक्स बंद करने लगे थे। वो खामोशी से उठ गई। सुस्त रवि से कदम उठाती वो कमरे के दरवाजे पर पहुंची और रुक गई। मुड़कर उन्हें देखा। वो पहले ही उसकी तरफ मुतवज्जा थे। एक और बात करना थी आपसे। हुक्म? मुझे घर में मुलाजिम नहीं पसंद, बावर्ची भी नहीं। अमर का माथा शिकन आलूद हुआ। बावर्ची तो मेरे जहन से निकल गया, अदीना ने भी याद नहीं करवाया। तुमने उनसे कुछ कहा था क्या? वो झट से सरनफी में हिला गई। मैं क्यों कुछ कहने लगी, आप जाने आपकी खाला। सर झुकाकर हाथों को तका। अमर ने मशकूक नजरों से उसे देखा था। उनका दिल कह रहा था उसने कुछ नहीं बहुत कुछ कहा था। चलो मैं देखता हूँ, लेकिन यार वो ठीक कह रही थी, तुम थक जाओगी तो मैं कौन सा आपके रोज नखरे उठाऊंगी। हम नई जगह एक्सप्लोर क्या करेंगे। ये सादा चेहरा, मासूम अंदाज उन्हें बेहद भाया था। यानी कभी कभी उठाओगी मेरे नखरे? सर पर ना चढ़े खानान, अभी तो गुस्सा हूँ आप पर।
आंखें सुकेड़ कर एक अदा से सर झटकती हुई वो बाहर निकल गई थी। पीछे अमर बंद दरवाजे को देखते हुए गहरी मुस्कुराहट मुस्कुराए, फिर यूं ही मुस्कुराते हुए आंखों पर हाथ रखते हुए हंस पड़े थे। नाश्ता उसके आने से पहले ही अदीना ने बना दिया था। उन दोनों खाला भांजे के लिए चाय और अपने लिए कॉफी बनाकर वो अमर के बाएं तरफ कुर्सी खींच कर बैठी थी। अदीना वक्फे वक्फे से कोई ना कोई बात छेड़ती रही, अमर भी गुफ्तगू में शरीक रहे। नाश्ते से फारिग होकर वो तैयार होने चली गई और अमर अदीना के पास बैठ गए। वो तैयार होकर लॉन्च में आई तो अमर उठ खड़े हुए थे। थोड़ी देर में आऊंगा मैं, फिर अस्पताल चलेंगे, आपका प्रॉपर चेकअप होगा। अदीना को हिदायत करके वो बाहर निकल आई। अगले लम्हात में वो पैसेंजर सीट पर बैठी थी और अमर ड्राइविंग सीट पर बैठे तवज्जो से ड्राइव कर रहे थे। दाएं बाएं ऊंचे दरख्त, हमवार रास्ता और मामूल के मुताबिक इक्का दुक्का गाड़ियां। एसएसपी हाउस शहर से जरा अलग थलग था। यूनिवर्सिटी से 25 मिनट के फासले पर। ये 25 मिनट खामोशी से कट जाते अगर अमर को हिचकी न आती। 1, 2, फिर 3। उन्होंने कप होल्डर में फंसी हुई पानी की बोतल उठाई, ढक्कन खोलकर बोतल मुंह से लगा ली। बोतल वापस रखते हुए उन्हें फिर हिचकी आई थी। इस वक्त से चुप बैठी हुई अलमीरा ने गर्दन तिरछी करके खश्मगीन नजरों से उन्हें घूरा था। कौन सी बीवी याद कर रही है आपको? तड़क कर पूछा गया। बस करो ना यार, अभी तक क्यों चल भुन रही हो? एक और हिचकी। आपने कितनी नासेबा हरकत की है, कुछ अंदाजा है? दांत पर दांत जमाए पूछा गया। सच जानने के बाद पूरा एक दिन खामोश रही थी वो। आज सारे हिसाब चुकता करने थे। अस्तगफिरुल्लाह, छोटा सा मजाक किया था, क्यों इतना बुरा रंग दे रही हो? वो खाइफ हुए। छोटा सा मजाक? मैं बुखार में तड़पी थी पूरा हफ्ता। मैं रोई। मैं हमेशा यही समझती आई थी कि बेध्यानी में कुछ कहते कहते वो रुक गई। ठहर कर अमर को देखा जो ड्राइव करते गाहे बगाहे उस पर निगाह डाल रहे थे। हल्का सा गला खंकार कर वो निचला लब दांतों में दबा गई। उसकी खामोशी पर वो गर्दन घुमाकर उसे देखने लगे। बात मुकम्मल करो, हुक्म सादिर हुआ। मुझे आपसे बात नहीं करनी। वो मजीद शीशे की तरफ खिसक गई। तुम रोई थी? बोलने पर उकसाया गया। नहीं, खुश थी बहुत। मैं तो इंतजार में थी कि कब सरदार जी वलीमे की दावत देने आएंगे। जलकर कहा गया। अमर ने गर्दन घुमाकर बमुश्किल अपनी हंसी रोकी थी। तुम्हें दूसरी दावत का इंतजार है, मुझे पहले के साथ तो वलीमा निपटाने दो। ने दांत किचकिचाकर उन्हें घूरा था। मार दूंगी मैं आपको, इस कैची की तरह चलती हुई जुबान की वजह से सच में मार दूंगी। लेकिन उस दिन किसी ने मुझसे कहा था कि वो मर जाएगी। आपकी वजह से इतना तेज बुखार था मुझे। मेरे आने के बाद तो तुम्हारा बुखार उतर गया था। शिफा साबित हुआ हूं मैं तुम्हारे लिए। गर्दन अकड़ गई। 40 लीटर खून चलाने के बाद खुद को शिफा कहते हुए जरा शर्म नहीं आ रही ना? उसके तुनकर कहने पर वो बेसाख्ता ही जोर से हंस दिए थे और फिर हंसते गए। उसने मुंह फुलाए हुए उन्हें देखा और काफी देर मबहूम होकर उन्हें देखे गई। आंखों में डोलती हुई खुशी, बाएं गाल पर बनता गड्ढा, गर्दन की उभरी हुई गिल्टी जो ऊपर नीचे हो रही थी। वो इतने अरसे बाद उन्हें यूं खुलकर हंसता हुआ देख रही थी। ऐसे हंसते थे तो बिला वजह ही अच्छे लगते थे वो उसे। 40 छोड़ो, 4 लीटर खून भी तुम में है सही, बीपी की मरीजा? हंसते हुए पूछा था। अलमीरा ने गहरी सांस भरकर खुद को पुरसुकून रखने की सही की थी। आपको पता है, उसने मुझे इतने ज्यादा गालियों वाले मैसेज किए थे। मैं तो आपके लिहाज में खामोश रही, वरना झगड़ा कर आती उसके घर पे। अमर ने गर्दन मोड़कर कायराना नजर से उसे देखा था। वो मैसेजेस का तब उन्हें बता रही थी जब उसे मालूम हुआ था वो लिली ने किए थे। अगर वो लिली के ना होते क्या वो बताती? नहीं, वरना बहुत पहले बता चुकी होती। फिक्र मत करो, मैं कर आया था झगड़ा। वो चौंक गई, हैरत से उन्हें देखा। गाड़ी यूनिवर्सिटी के गेट पर रुक गई थी। अमर सारे के सारे उसकी तरफ घूम गए। आप जानते थे? बहुत मध्यम से सरगोशी। वो खामोशी से उसे देखते रहे। उसके हर सवाल का जवाब उनकी आंखों में था। विंड स्क्रीन से आती हुई रोशनी में शहद रंग होती हुई आंखें, उन आंखों में बस नरमी और अपनाइयत। वो नजरें झुका गई। सीट बेल्ट उतारकर गाड़ी का दरवाजा खोलकर उतर गई। अपना शोल्डर बैग उठाने के बाद दरवाजा बंद करने से पहले ठहर कर उन्हें देखा। कुछ कहना चाहा, सालों की रंजिश आड़े आ गई। लव्वा हुए दरमियान में कायम फासला अल्फाज छीन गया। वो खामोशी से पलट गई। वो उसे जाता हुआ देखते रहे। आवाज तो उनकी भी खो गई थी। जाकर भी अल्फाज न समेट पाए थे वो। यूनिवर्सिटी के गेट पर चौकीदार ने उसके नाम का एक पार्सल दिया था। भेजने वाले का नाम था ना पता। माथे पर बल डाले वो पार्सल पकड़कर ऑफिस में चली आई। बैग मेज पर रखकर कुर्सी पर बैठी। पार्सल उलट पुलट कर देखा, फिर टेप उतारी। डब्बा खोला तो अंदर से एक पुराना कैमरा निकला था। जहन में बहुत से सवाल लिए उसने कैमरा दोनों हाथों में थाम कर कोनिया मेज पर रखी। कैमरा? उसने आज से पहले कहीं कैमरा देखा था? उसके इर्द गिर्द किसी के पास कैमरा था? किरण? नहीं। अम्र? बिल्कुल नहीं।
घर में हिना और अहमद को ऐसा कोई शौक नहीं था। फिर कुछ देर कैमरे को उलट पलट करने के बाद वो निचले लब का कोना दांतों में दबाती हुई उसमें मौजूद तस्वीर देखने लगी। पहली तस्वीर एक बिल्ली की थी, सफेद रंग की सब्ज आंखों वाली बिल्ली। दूसरी तस्वीर भी उसी बिल्ली की थी, मगर इस दफा बेदर्दी से टुकड़ों में बटी। खौफ की एक लहर उसके रीढ़ की हड्डी में दौड़ गई। धड़कनें सुस्त पड़ी थी। ठंडे पड़ते हुए हाथों में कैमरा थामे उसने अगली तस्वीर देखा। सफेद रंग का प्यारा सा खरगोश। अगली तस्वीर के लिए उसे खुद को ज़हनी तौर पर तैयार करना पड़ा था। खरगोश टुकड़ों में नहीं बटा था, सलामत था, मगर काटा गया था। थोड़े थोड़े फासले पर बेशुमार कट थे, साइज में छोटे थे, गोया ब्लेड के हो। उसने उसलत में अगली तस्वीर देखी। कबूतर, तोता, कुत्ता, मैना और फिर एक बच्चा, प्यारा सा कत्थई आंखों वाला बच्चा। वो ठहर गई। वो बच्चा, वो जानती थी उस बच्चे को। सर के सियाह बाल, गाल पर उभरता हुआ गड्ढा, सतवा नाक, मासूम मुस्कुराहट। उस बच्चे को कैसे ना पहचानती वो। जान छिड़कती थी अलमीरा उस पर। बस उस मुस्कुराहट के लिए कैसे कैसे जतन करना पड़ते थे उसे। वो मुस्कुरा रहा था, वो हंस रहा था। अलमीरा की आंखों के किनारों पर नमकीन पानी जमा होने लगा। वो एक लम्हे के लिए भूल गई थी कि वो तस्वीर उस कैमरे में थी जो बर्बरियत का सबूत बना हुआ था। निचला लब सख्ती से दांतों में दबाए हुए उसने बटन दबाया। अगली तस्वीर उसकी आंखों में झिलमिलाई। ये कौन है? मुजाहिद खान की गोद में चढ़कर वो इश्तियाक से उनके मोबाइल के वॉलपेपर पर लगी हुई बच्चे की तस्वीर को देखकर पूछ रही थी। उसके सवाल पर मुजाहिद खान ने उसकी निगाहों के ताकुब में देखा। आंखें चमकी, लब मुस्कुराहट में ढले। ये मेरा बेटा है, मेरी जान है। उनके लहजे में शायरी घुलती गई। उसने मुजाहिद खान को देखा, फिर उनके बेटे को। ये मुझे इस दुनिया में सबसे ज्यादा अजीज हैं। वो गौर से उस मासूम चेहरे को देखती गई जो मुजाहिद खान को सबसे ज्यादा प्यारा था। प्यारा है? काफी देर बाद उसने अपनी राय दी थी। मुजाहिद खान हंसते हुए उसके गाल चूम गए थे। उसकी आंखों में डोलता हुआ इश्तियाक, लबों पर दौड़ती हुई मासूम मुस्कुराहट और मोबाइल की स्क्रीन पर वो तस्वीर। मुजाहिद खान का बेटा बिल्कुल खान जैसा था। बहुत प्यारा, ऐसा प्यारा कि उसे कभी भूल ही नहीं पाई वो। मुजाहिद खान का बेटा मार दिया गया था। उसने मुंह पर हाथ रखकर अपनी चीख का गला घोटा था। फटी फटी आंखों से बच्चे के लहू लहू वजूद को देखा था। ऐसी दरिंदगी, ऐसी बबरियत। कैमरा उसके हाथ से छुटकर मेज पर गिरा। वो तेजी से कुर्सी से उठी थी, कदम डगमगाए। लरसते हुए हाथों से मेज को पकड़कर उसने लंबा सांस लेने की कोशिश की। खौफ से सुस्त पड़ती हुई धड़कनों को संभालना चाहा, वो नहीं संभाल पाई। आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा था। गर्दन किसी नोकीली जंजीर में जकड़ी गई। कफन जैसा सफेद चेहरा लिए लंबे लंबे डग भरकर वो ऑफिस से निकल आई। हलक में अटकी हुई सांस ने सांस लेना मुहाल किया था। सीने में दर्द की टीसें उठी थी, आंखें जलने लगी थी। उसे नहीं मालूम था वो कहाँ जा रही थी। वो बस किसी खुली फिजा में जाना चाहती थी। वो सांस लेना चाहती थी। उसके लिए सांस लेना इतना मुहाल क्यों हो जाता था? हलक में फंदा क्यों अटकने लगता था? हाथों की लर्जिश, कांपती हुई टांगे और फिर आंखों के आगे हर मंजर धुंधला गया। वो बेंच को ना पकड़ती तो गिर जाती। आहिस्ता से गर्दन को मसलती वो लकड़ी की बेंच पर बैठ गई। सांस लेने की कोशिश में हलकान हुई। सीने में उठती हुई तकलीफ पर करहा उठी थी। हाथ गर्दन को मसलते रहे। आंखें लाल होती गई। दहन की स्क्रीन पर वो एक तस्वीर चस्पा होकर रह गई। दिल उसके नाम से धड़कने लगा। सर हाथों में गिराए वो सगी तो उठी थी। मैं ज्यादा प्यारी हूँ या ये? हाथ में मौजूद तस्वीर को देखते हुए पूछा गया। दोनों? मुजाहिद खान ने उसे बहलाना चाहा। कोई एक, वो जिद पर अड़ी। तुम इसके साथ ज्यादा प्यारी लगोगी। वो हंसे। वो उनकी बात समझने से कासिर रही। उसे अपना नाम सुनना था, बस अपना नाम। चाचा। लम्हों में आंखें डबडबा गई थी। अरे अरे बेटा, आप ज्यादा प्यारी हो भाई। उन्होंने फौरन उसे गोद में लिया था। वो नम आंखों से खिलखिलाई। मुजाहिद खान ने झूठ बोला था। उनका बेटा ज्यादा प्यारा था। ऐसा प्यारा कि जब वो सामने आ खड़ा हो तो पशे मंजर और पेश मंजर में भी वही कायम दायम रहे। वो खुद के लिए भी कहीं खो गई, बस वही उसकी जिंदगी पर काबिज, दिल व दिमाग पर हावी। उसकी हर बात अलमीरा के लिए हुक्म का दर्जा रखने लगी। उसकी हर नजर जिंदगी से थक चुकी अलमीरा में जान डाल देती थी। उसके बराबर में खड़े होकर अलमीरा से खुशी संभालने न संभलती थी। वो था ही ऐसा। वो खुशबख्त अलमीरा मनहूस, वो शिफा अलमीरा नासूर, वो सराबा मोहब्बत और अलमीरा नफरत, पछतावा, अजियत, आजाब। मुजाहिद खान के उसी बेटे ने उनसे कहा था, अलमीरा आतिश फिजा जैसी है खान। एक लंबे अरसे तक वो खामोश रहती है, चुपचाप सब सहती रहती है। अजियत, तकलीफ, दर्द सब झेलती रहेगी और फिर एक कमजोर से लम्हे में फट पड़ेगी।
اور जब जब ऐसा हुआ है सबसे ज्यादा नुकसान अमर का हुआ है। वो टाइम बम है, मुझे उसकी टिक टिक से खौफ आने लगा है। टाइम बम की पहली टिक हादसे की रात हुई थी, दूसरी जब उसे घर से निकाला गया, तीसरी जब भारी डंडे तारकोल की सिया सड़क पर खर्च पैदा कर रहे थे, चौथी जब उसने कैमरे में मुजाहिद खान की बेटी की तस्वीर देखी, पांचवी जब उसकी गर्दन हन्नान के शिकंजे में थी, आखिरी टिक के साथ ही उसने अमर को पूरे कद के साथ गिरते हुए देखा था। उनका सर फर्श से टकराया, बाल माथे पर फिसलते गए, तकलीफ की शिद्दत से पेशानी की रगें उभरी, लहू रंग होती हुई आंखों से नमकीन पानी का एक कतरा लुढ़क कर कनपट्टी के बालों में जज़ब हो गया। उन्होंने सांस लेने की कोशिश की, गर्दन की गिर्द लिपटती नोकीली जंजीर ऑक्सीजन का रास्ता बंद कर गई। खौफ से दहकती हुई अलमीरा की सारी दुनिया लम्हों में रेजा रेजा हो गई थी। अस्पताल की सफेद फर्श पर स्टेथोस्कोप गिरा, लोहे का सिरा टाइल से टकराया तो हल्की सी आवाज पैदा हुई। निगाहों के सामने इमरजेंसी की तरफ जाता हुआ स्ट्रेचर घुमा, एम्बुलेंस के सायरन की आवाज भारी दरवाजे के बंद होते ही दबती गई। लाल और नीली रोशनियां कॉफी जैसी कत्थई आंखों में झिलमिला गई। कानों के पर्दों से किसी बच्चे के रोने की आवाज टकराई। वो ईशल थी, ईशल, हिचकियों के साथ रोती ईशल। बाबा, अलमीरा मार रहे हैं। अटक अटक कर बात मुकम्मल की गई। सफेद फर्श पर स्ट्रेचर से बहता हुआ खून गिरता गया। वो भारी होती कदमों से आगे बढ़ा। चेहरे की उड़ी रंगत और जलती आंखें बहुत से अंदेशों की अक्कासी कर रही थीं। लिफ्ट दूसरी मंजिल पर जा रही थी। वो जाने कितने को धकेलता हुआ जीनों की तरफ आया। बैक वक्त 2 जीने फलांगे, उसके पीछे आता खिसरन किसी से टकरा गया। ट्रॉली उलट गई। ऑपरेशन थिएटर में इस्तेमाल हुए उन आलूद औजार फर्श पर गिर गए। वो वहीं रुक गया। अमर जीने फलांगता हुआ गया। हर आवाज थमती गई, हर मंजर कहीं पीछे चला गया। राहदारी के आखिरी सिरे पर मौजूद कमरे की तरफ भागते हुए उसे अपनी सांसें फूलती हुई महसूस हुई। धड़कते हुए दिल का शोर कानों में सुनाई दिया। उसका हाथ कमरे की चौखट पर पड़ा। अलमीरा, हन्नन की गिरफ्त में सांस लेने को तड़पती अलमीरा। याद करो अलमीरा, तुमने किरण को धक्का दिया था। अलमीरा, पेपर प्लेन्स। अलमीरा, वो कैमरा। अलमीरा, किरण का बच्चा। गर्दन के गिर्द बढ़ते हुए दबाव पर उसकी आंखों से कई आंसू बह निकले थे। जिस्म का सारा खून चेहरे पर सिमट आया था। अमर तेजी से कमरे में आया था। ईशल के बेड पर चढ़कर तार पर पेपर प्लेन्स लगाती अलमीरा। मुस्कुराकर कुछ कहता हन्नान, हंसकर सर झटकती अलमीरा। कैमरे की क्लिक, फ्लैश लाइट से चुंधियाती हुई किरण की आंखें, किरण की पुष्ट पर टिके हुए अलमीरा के हाथ, अलमीरा से हन्नान, हन्नान से किरण, किरण से मौत। मैंने धक्का दिया था। हन्नान पर झपटता अमर पत्थर का हुआ था। फटी फटी निगाहों से अलमीरा को देखा था। सांस लेने को तड़पती, एक बाले जुर्म करती अलमीरा। मनहूस, होमरेकर, कातला अलमीरा। एक दिल था जो धड़ककर जिंदगी का एहसास दिला रहा था। वो दिल भी धड़कना भूल गया था। मुंतशिर सांसें, जिनकी गर्माहट वो अपने चेहरे पर महसूस करने से कासिर रहा। कत्ल करने वाला कोई तीसरा है या ऐन मुमकिन है कि उसने विक्टिम को मैनिपुलेट करके कत्ल करने पर राजी किया हो। अलमीरा को मैनिपुलेट करना बेहद आसान है। अलमीरा को गाजान से बचा कर रखना अम्र। उसे कभी भी अलमीरा के दिमाग में मत घुसने देना। जिस गाजान के कहने पर हन्नान अमर को 3 मंजिला इमारत से धक्का दे सकता था, उसी गाजान के कहने पर अलमीरा किरण का बच्चा भी मार सकती थी। मैंने मारा है किरण को। अस्पताल की छत अमर के सर पर गिरी थी। कत्थई आंखों में अंत खौफ उमड़ आया था। एक पल में सब खत्म होता महसूस हुआ था। एक लम्हे में सब खत्म। जी, तो यहाँ होता है फर्स्ट एपिसोड कंप्लीट, और राइटर ने इसे 3 एपिसोड में कंप्लीट किया है, जिसे मैंने 10 एपिसोड में कंप्लीट किया है। और हर एपिसोड का एंड राइटर ने ऐसा किया है कि किसी न किसी कैरेक्टर पर शक जाता है कि ये मर्डरर है। और फर्स्ट में हन्नान, सेकंड में लिली, और अब थर्ड में अलमीरा ही है, जिसका शुरू से ही है जिस पे इल्ज़ाम। लेकिन मुझे अब अलमीरा भी नहीं लग रही, क्योंकि कोई है ऐसा तीसरा जो सिर्फ उसे कत्ल कर रहा है जिसने अलमीरा को हर्ट किया था। जैसे कि वो कमिश्नर का बेटा, क्योंकि उसे तो सिर्फ अमर ने मार के छोड़ा था, तो किसी ने उसका मर्डर किया है। फिर फहद भी गायब है, और शायद हो सकता है कि किरण ने भी अलमीरा को हर्ट किया हो, तो उसे मारने की कोशिश की गई है। फिर जब वो नहीं मरी तो उसे मारा नहीं, उसे स्केल से कट करके उसके फेस को तकलीफ दी है। और सारा इल्ज़ाम अमर गाजान पे लगा रहा है, जिसका अभी तक कुछ अता पता नहीं है। तो शायद हो सकता है कि वो स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैरेक्टर हो। और मुजाहिद खान का बेटा, तो कैमरे में छोटा बच्चा दिखाया था जो मुजाहिद खान का बेटा है, और वो मर चुका है।
اور مرنے کی جو تصویر تھی وہ بھی بچپن کی ہی دکھائی ہے، کٹ لگی ہوئی تو۔ اور جو بات کرتا ہے مجاہد خان سے کہ المیرا کے بارے میں وہ ٹائم بم ہے، تو یہ ایک بڑا انسانی بات کر سکتا ہے، جبکہ مجاہد خان کے بیٹے کو بچپن میں ہی مار دیا گیا ہے۔ تو یہاں تھوڑی کنفیوژن ہے، اور دیکھتے ہیں پھر کتنے اندازے صحیح نکلتے ہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ پھر نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ خدا حافظ، اپنا خیال رکھنا اور دعا میں یاد رکھنا۔